रिबॉर्न इन मिस्टीरियस नॉवल एपिसोड 4। मिष्टी और आदित्य तभी आ गए थे जब उत्कर्ष ने होटल का प्रोजेक्ट मिष्टी हैंडल करती है ये बताया था, लेकिन समायरा की मोम की बात सुनकर वो दरवाजे पर ही रुक गई। आदित्य जो संध्या जी को कुछ बोलने वाला था उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और आदर्श और निशित को भी चुप रहने का इशारा कर दिया, जो विवान ने भी देख लिया था। इसीलिए तीनों अभी तक कुछ नहीं बोले थे। मिष्टी को वहां देखकर समायरा चौंक गई। वो 2 पल को डर गई थी को मिष्टी सबको पूरी बात ना बता दे। उसको लगा था कि वो यहाँ झूठ बोल भी देगी तो कोई भी उस लड़की से पूछने नहीं जाएगा कि सच क्या है। विवान सीधा उसे ऑफिस से निकाल देगा। लेकिन फिर उसने सोचकर कि वो मलिक परिवार की बेटी है, जबकि सामने खड़ी लड़की मामूली एम्प्लॉई, तो सब उसकी बात का ही विश्वास करेंगे, भले ही ये लड़की सच क्यों ना बता दे। जैसे ही समायरा ने ये सोचा वो अपनी जगह से खड़ी हुए। अंकल, आंटी, यही है वो लड़की जिसने मुझे ऑफिस से इंसल्ट करके बाहर भिजवा दिया था। सबको कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करे। मिष्टी पर सबको ट्रस्ट था, लेकिन समायरा गेस्ट थी। मिष्टी 2 कदम आगे आई तो अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, मिष्टी, क्या तुमने सच में समायरा को ऑफिस से इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया था? आरती जी ने आखिरकार पूछा। हाँ, इसने, मिष्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने कुछ गलत नहीं किया था जो वो अपनी फैमिली से छुपाना पड़े। देखा आंटी, मैंने कहा था ना, ये बहुत ही बदतमीज है। देखिए कैसे सबके सामने मान भी रही है, जैसे उसे किसी बात का डर है ना हो। समायरा ने मिष्टी की बात बीच में काट दी। वो उसे सबके सामने पूरी बात नहीं बताने देना चाहती थी। मिष्टी, तुम्हें अपने ईगो में दूसरों को परेशान करने का कोई हक नहीं है, आरती जी ने थोड़े गुस्से से कहा। आरती जी की बात सुनकर मिष्टी अपनी भौहें उठाकर उनकी तरफ देखते हुए मन में सोचती है, इनकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं, जब देखो तब मुझे टारगेट करती रहती है। और तो और ये नोवेल में भी मिष्टी को पसंद नहीं करती थी। तारांकन, रोशनी देख रही हो, अब ये किसी को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती। तुम इसे सही और गलत थोड़ा समझाओ। आरती जी ने जब देखा कि मिष्टी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही तो उनका गुस्सा थोड़ा बढ़ गया। आंटी, आप हाइपर मत होइए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। समायरा ने अच्छी बनने का ड्रामा जारी रखा। हाँ, आरती सेम बिल्कुल ठीक कह रही है। और फिर इस जैसी लड़की के लिए तुम अपना और रोशनी जी का रिश्ता क्यों खराब कर रही हो? संध्या जी ने अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलते हुए कहा। रोशनी जी आगे आकर कुछ बोलने वाली थी कि उन्होंने देखा कि मिष्टी उन्हें चुप रहने के लिए कह रही थी। बाकी सब भी अब ड्रामा देख रहे थे, क्योंकि उनकी प्रिंसेस ने उन्हें भी कुछ भी करने से इशारे में मना कर दिया था। दरअसल मिष्टी समायरा को टेस्ट करना चाहती थी। वो जानती थी कि वो आगे भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसीलिए वो उसकी एक्टिंग और बेशर्मी का पोटेंशियल देखना चाहती थी। और वो उसे एक जोरदार झटका देना चाहती थी, जिससे कपूर फैमिली उसकी साइड से हट जाए। क्योंकि नॉवेल में समायरा ने मिष्टी के साथ साथ आदर्श की लाइफ भी खराब करने की कोशिश की थी। नॉवेल में आदर्श को आरती जी की वजह से जबरदस्ती समायरा से एंगेजमेंट करनी पड़ी थी, जिसके बाद भी समायरा विवान के करीब आने की कोशिश करती थी, जो आदर्श और विवान दोनों को दिख और समझ दोनों आता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, जिससे दोनों भाइयों का रिश्ता ना चाहते हुए भी थोड़ा अजीब हो गया था। विवान, इस लड़की को आप अभी इसी वक्त ऑफिस और घर से बाहर निकाल दीजिए। इसकी वजह से आपकी फैमिली सर के बीच भी प्रॉब्लम होगी। इस लड़की की नज़र बस आपके स्टेटस पर है। समायरा को मिष्टी को यहाँ देख लगा। वो बिल्कुल ठीक सोचती है, ये लड़की विवान को पटाना चाहती है। विवान ने उसकी तरफ एक नज़र ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो, फिर उसे इग्नोर कर वापस अपनी किटेन को देखने लगा। उसका बस चलता तो इस लड़की को एक झटके में बाहर फेंक देता। उसने पहली बार जब उसकी किटेन के बारे में गलत बोला तभी से उससे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी किटेन नहीं चाहती थी कि कोई बीच में बोले, इसीलिए किसी की नहीं सुनने वाला वो अभी बिना कुछ किए खड़ा था। राजीव जी को अब कुछ डाउट होने लगा था। जिस तरह का माहौल था, उन्हें एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। ऊपर से ये लड़की आदित्य के साथ आई है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले निशित ने कहा था वो उसकी प्रिंसेस को लेने गया है। कहीं ये लड़की, ये सोचते ही उनके माथे पर पसीना आने लगा। इनफ इज इनफ सेम, अब बात को यही खत्म करो। वैसे भी ये ऑफिस की बातें हैं और अभी फैमिली टाइम है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो अपॉइंटमेंट लेकर अविसा ग्रुप जाकर सॉल्व कर लेना। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की बेवकूफ़ी की वजह से उनकी फैमिली रास्ते पर आ जाए। समायरा, जो विवान के मिष्टी को डांटने का वेट कर रही थी,
वो अपने डेड को ऐसे खुद को डांटते देख चौंक गई। उसकी आंखें नम हो गई। उसके डेड उसे कभी डांटते नहीं थी, और आज इस तरह सबके सामने डांटा तो उसकी आंख में सच के आंसू आ गए। सेम, स्टॉप क्राइंग बेटा। भाई साहब, आप ऐसे बिना वजह बच्ची को कैसे डांट सकते हैं? जिसकी गलती है उसे कोई कुछ कह नहीं रहा। आरती जी ने सेम को हक करते हुए राजीव की तरफ देखा और बाद में सात्विक जी की तरफ घूरकर देखा। आरती जी की उन नजरों का मतलब सात्विक जी को समझ आ गया था, लेकिन वो अपनी प्रिंसेस को अच्छे से जानते थे। वो इस मामले को उसे ही हैंडल करने देना चाहते थे। हाँ, उन्हें डर लग रहा था कि क्या उनकी प्रिंसेस इससे निपट पाएगी। उन्हें क्या पता, उनकी प्रिंसेस ऐसे दसों को आराम से हैंडल कर ले। आई एम सॉरी, मेरी वजह से सबका टाइम खराब हो गया। सॉरी दादी, मेरी वजह से दादी जी का बर्थडे खराब हो गया। आंटी, थैंक यू मेरे लिए इतना बोलने के लिए, लेकिन वो शायद बहुत स्पेशल है विवान के लिए। तभी वो सब पता होने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे। समायरा ने पहले सबकी तरफ, फिर सुलोचना जी की तरफ और आखिर में आरती जी की तरफ देखा। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत है सो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। आरती जी ने तेज नजरों से मिष्टी की तरफ देखा। तो आपको कैसे पता कौन गलत है और कौन सही? मिष्टी ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। अभी सेम ने हमें सब बता दिया जो तुमने उसके साथ किया है, आरती जी ने कहा। उसने कहा और आपने मान लिया। एक तरफा बात सुनकर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं गलत हूं। मिष्टी ने उनकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुमने भी तो अभी कहा तुमने मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया था। समायरा ने देखा कि उसकी पोल खुल सकती है, तो वो बीच में बोल पड़ी। तो इसे क्या प्रूफ होता है? मेरा ऑफिस कोई बाहर वाला? मिष्टी अभी बोल ही रही थी कि समायरा ने उसे टोक दिया। हाँ, तुम्हारा ऑफिस है, तुम कुछ भी कर सकती हो। आंटी, आप जाने दीजिए इस बात को, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोम डेड, चलिए हमें निकलना चाहिए, हमें आए बहुत टाइम हो गया है। समायरा को लगा उसकी पोल खुल सकती है, तो वो अब जल्दी यहाँ से निकलना चाहती थी। राजीव जी को कब से यहाँ से निकलना चाहते थे, वो तुरंत जाने को तैयार हो गए। लेकिन संध्या जी अभी सिचुएशन समझ नहीं रही थी। उन्होंने आरती जी को भड़काने की कोशिश की। आरती, मुझे नहीं पता था, तेरे घर में तेरी बात का कोई मोल नहीं है। आरती जी की आंखें हल्की सी नम हो गई, जिसे देख सबको थोड़ा सा बुरा लगा। रुक जाओ, तुम इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती हो। मिष्टी ने बाहर की तरफ जा रही समायरा को रोकते हुए कहा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और तुम्हें लगता है तुम्हारे रोकने से मैं रुक जाऊंगी? समायरा ने बड़े एटीट्यूड से मिष्टी की तरफ देखा और फिर आगे जाने लगी। समायरा अभी 2 कदम ही बढ़ाए थे कि कुछ गार्ड्स ने आकर उसका रास्ता रोक दिया। गार्ड्स को अपना रास्ता देख समायरा गुस्से से चिल्लाई, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुए मेरा रास्ता रोकने की? देखो आरती, तुम्हारे घर में हमारी सेम के साथ कैसा बिहेव हो रहा है। ये 2 कौड़ी की लड़की तुम्हारे फैमिली के गार्ड्स को ऑर्डर दे रही है। संध्या जी आरती जी के पास आते हुए बोली। बस बहुत हुआ, आपकी हिम्मत कैसे हुए हमारी प्रिंसेस के बारे में कुछ कहने की? अविनाश जी आखिर में गुस्से से बोल दिए। ये सुनते ही मलिक फैमिली चौंक गई। संध्या जी हैरानी से अविनाश जी की तरफ देखते हुए, आपकी प्रिंसेस? वो तो भारद्वाज फैमिली की बेटी है ना? हाँ, और ये रही हमारी प्रिंसेस मिष्टी भारद्वाज। अविनाश जी ने आगे बढ़ मिष्टी के कंधे पर हाथ रखा। मिष्टी की रियल आइडेंटिटी जानकर समायरा और संध्या जी स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ पल समझ ही नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। मिष्टी समायरा को इग्नोर करते हुए सुलोचना जी की तरफ चली गई। हैप्पी बर्थडे दादी, और एक गिफ्ट सुलोचना जी की तरफ बढ़ा दिया। अरे बच्चे, आपका आना किसी गिफ्ट से कम नहीं है, और वैसे भी बड़े छोटों को देते हुए अच्छे लगते हैं। सुलोचना जी ने प्यार से मिष्टी के सिर पर हाथ फेरा। ऐसे कैसे? जब बच्चे बड़े हो जाए और अपने पैरों ओर खड़े हो तो उनका फर्ज बनता है बड़ों के लिए कुछ करने का। मिष्टी ने हक से उन्हें गिफ्ट दे दिया। वैसे तो सुलोचना जी का किरदार नॉवेल में मिक्स था, जो विवान की मोम रिद्धिमा को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से तीनों कपूर ब्रदर्स उनसे बात नहीं करते। लेकिन इसके अलावा उनकी कोई नेगेटिव साइड नहीं थी। ऊपर से वो बचपन से मिष्टी को बहुत पसंद करती थी और उसे अपनी पोती जैसा प्यार देती थी। इसीलिए मिष्टी उनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। सुलोचना जी ने मिष्टी की इतनी रिस्पेक्ट देख वो गिफ्ट ले लिया, वरना उनके तीनों पोते तो गिफ्ट तो छोड़ो, उन्हें विश भी नहीं किया। सिर्फ उत्कर्ष ने उन्हें विश किया था। आंटी, ऑलरेडी हमारी बहुत इंसल्ट हो गई है, प्लीज अब अपने गार्ड्स से कहिए हमें जाने दे।
समायरा, जो मिष्टी की आइडेंटिटी जानकर अब पूरी तरह पैनिक हो गई थी, उसने आरती जी की तरफ देखा। रियली, तुम्हें रिस्पेक्ट और इंसल्ट का फर्क पता चलता है? मिष्टी ने आरती जी के कुछ बोलने से पहले मुड़कर समायरा की तरफ देखा। देखो माना तुम भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस हो, लेकिन हम भी मलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम हमारी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती, समायरा ने बड़ी हिम्मत से दोनों फैमिली को बीच में लाते हुए कहा। तो फिर कैसे कर सकती हूँ? जैसे ऑफिस में की थी वैसे? मिष्टी के फेस पर एक चिढ़ाने वाली स्माइल थी। उसे किसी के भी सामने अच्छा होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, स्पेशली अपनी फैमिली के सामने, जो उसका हर हाल में सपोर्ट करती है। मिष्टी, बस बहुत हुआ। तुम पहले ही हमारे गेस्ट की काफी इंसल्ट कर चुकी हो, तो अब सेम को सॉरी बोलकर बात को यही खत्म करो। आरती जी को मिष्टी का इस तरह समायरा की इंसल्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आंटी, जाने दीजिए, मुझे किसी का सॉरी नहीं सुनना है, इसे कहिए हमें यहाँ से जाने दे। समायरा बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं दे रहे थे। अविनाश जी, ये सब क्या हो रहा है? मिष्टी पहले ही सेम को ऑफिस में बेइज्जत कर चुकी है, और अब यहाँ हमारे घर में भी उसके साथ इतनी बदतमीजी कर रही है। वो मेरे गेस्ट है, आप उनके साथ ऐसे कैसे होने दे सकते हैं? आरती जी ने आखिर में इसमें अविनाश जी को घसीटते लिया, क्योंकि अब तक उन्हें एहसास हो गया था कि विवान इस मामले में नहीं पड़ने वाला, और ना ही फैमिली का और कोई मेंबर इन्वॉल्व होगा। आंटी, आपकी मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जब कोई और गलती करता है तो छोटी बात समझकर जाने दो। जब कोई मुझ पर इल्जाम लगाए तो वो सारे सच, और मैं माफी मांगू। लेकिन क्या आपको पता है एक्चुअल में ऑफिस में क्या हुआ था? या फिर सिर्फ अपनी दोस्त की बेटी की बात सुनकर मुझे गलत कह दिया? मिष्टी ने शार्प आंखों से आरती जी की तरफ देखा। नोवेल में भी आरती जी हमेशा मिष्टी को गलत समझती थी। कभी भी आहना या समायरा के साथ कुछ हो तो सारा इल्जाम मिष्टी पर लगा देती थी, जिससे मिष्टी की इमेज घरवालों के सामने दिन ब दिन खरान होती गई थी। ये अलग बात है कि घरवालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन मिष्टी को इससे फर्क पड़ था। इसीलिए मिष्टी ने सोचा अभी आरती जी को एक डोज देना जरूरी है। तुमने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है। आरती जी इतनी आसानी से उसके शाप और आय से दबने वाली नहीं थी। हाँ, तो आपने पूरा मैटर जानने की कोशिश की? मिष्टी ने हाथ क्रॉस करते हुए पूछा। तुमसे पूछेंगे तो तुम तो झूठ बोलकर सारा इल्जाम बेचारी सेम पर लगा दोगी। रति जी ने इतना कहा था, तभी जोर से किसी की आवाज सुनाई देने लगी। सब लोगों ने आवाज की तरफ देखा तो पाया कि टीवी में उस दिन के सीसीटीवी कैमरा का वीडियो प्ले हो रहा था, विथ ऑडियो। मिष्टी उस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सबकी तरफ देखती है जो वीडियो देखने में बिजी थे, जबकि सिर्फ एक इंसान था जो उसकी तरफ देख रहा था, जिसे देख वो समझ गई कि ये विवान का काम है। उसने गहरी सांस ली और विवान से नजरें हटाकर टीवी की तरफ कर दी। दरअसल जब मिष्टी का नाम आया, विवान ने तभी अभिषेक से कहकर उस दिन का वीडियो मंगा लिया था, और वीडियो आते ही उसने देख लिया था। लेकिन मिष्टी के कुछ ना बोलने के इशारे की वजह से चुप था। पर अब वो बोर होने लगा था, और स्पेशली आरती जी और मिष्टी के आमने सामने आने से उसने ये वीडियो प्ले कर दी। वीडियो देखते ही समायरा के चेहरे के रंग उड़ गए थे, जबकि आरती जी को वीडियो देखकर सांप सूंघ गया, और बाकी सब तो अपनी प्रिंसेस का ऐसा दबंग अंदाज देखकर खुश हो गए। इसी वजह से वो विलेनेस बन गई है, स्मर्क स्मर्क। क्या हुआ आंटी, अब पता चला आपकी बेचारी सिम कितनी इनोसेंट है? मिष्टी ने सरकाइजम वे में पूछा। वैसे तो वो दोनों परिवार के रिश्ते की वजह से आरती जी को कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना उन्हें एक छोटा सा ट्रेलर दिया जाए, ताकि वो हर मामले में अपनी टांग ना घुसाए। आरती जी जो वैसे ही भूत बने खड़ी थी, जबकि मिष्टी सवाल सुन उसकी तरफ देखने लगती है। मिष्टी, अब इस बात को जाने दो, आज सुलोचना का जन्मदिन है, बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम ऐसे तमाशा करके दोनों परिवार के रिश्ते को खराब कर दोगी, शालिनी जी ने मिष्टी को रोकते हुए कहा। शालिनी जी मिष्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन सात्विक जी और आदित्य के सख्त रवैये की वजह से वो कभी भी मिष्टी से कुछ नहीं कह पाती थी। इसलिए आज जब अभी मिष्टी को बुरा कहा जा रहा था, तो वो काफी खुश थी। उन्होंने सोचा बाद में इस बात के लिए वो मिष्टी को ताने देगी, और सात्विक जी कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन अब जब देखा कि मिष्टी की कोई गलती नहीं है, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं आंटी, प्रिंसेस के कुछ भी करने से कभी भी परिवार के रिश्ते खराब नहीं होंगे। वो मेरी भी बच्ची है, तो अगर कोई उसे गलत कहता है तो उस इंसान को भी गलती पर सामने सुनने की तैयारी रखनी चाहिए।
अविनाश जी, जो आरती जी के उन्हें बात में घसीटने से गुस्से में थे, उन्होंने शालिनी जी को जवाब दिया। लेकिन सुलोचना, शालिनी जी ने बोलने की कोशिश की, लेकिन विश्वंभर जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए वापस बैठने के लिए कहा। वैसे तो वो काफी खुशमिजाज थे, लेकिन मिष्टी को लेकर अक्सर उनमें और शालिनी जी में बहस हो जाती थी। विश्वभर जी को अपनी पोती काफी पसंद थी। आखिर 7 पेठी बाद उनके घर लक्ष्मी आई थी। बाद में उनके छोटे बेटे को भी 2 बेटियां हुए थी, लेकिन फिर भी उन्हें मिष्टी कुछ ज्यादा अजीज थी। एक बार अपनी पत्नी की जिद में वो अपनी पोती के लिए कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद विश्वंभर जी में शालिनी जी से सिर्फ काम की बात ही करते थे, जिससे शालिनी जी की मिष्टी के लिए नफरत काफी बढ़ गई थी। शालिनी, हमारे जन्मदिन की चिंता मत करो। जैसे हम अब तक तमाशा देख रहे थे, वैसे ही शांति से एंड तक देखते रहेंगे। हमारा तो टीवी के बिना एंटरटेनमेंट हो जाएगा, और ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे परिवारों में दूरी नहीं ला सकती। तो तुम बिना चिंता के शो देखो। सुलोचना जी ने माहौल थोड़ा लाइट करते हुए साफ शब्दों में मिष्टी को अपना मैटर जारी रखने का इशारा किया। आखिर वो काफी कुल दादी सांस बनेंगी। टीयर्स ऑफ जॉय अपने मन में ये सोचते हुए इतरा रही। मिष्टी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें भी पूछना चाहिए था कि बात क्या है, लेकिन मैंने सिर्फ समायरा की बात सुनकर तुम्हें गलत ठहरा दिया। उसके लिए आई एम सॉरी। आरती जी ने जब घर में उनके मजबूत सपोर्ट ऐसे सुलोचना जो को हाथ खड़े करते देखा तो उन्होंने अपनी गलती मानना सही समझा। दरअसल अविनाश जी और आरती जी की शादी की सबसे बड़ी या फिर एकलौती वजह सुलोचना जी ही थी। कोई बात नहीं आंटी, लेकिन अगली बार किसी पर भरोसा करने से पहले दूसरे इंसान से पूछ लेना वो क्या चाहता है। मिष्टी ने एक नज़र आरती जी को फिर आदर्श की तरफ देखा। आदर्श मिष्टी को अपनी तरफ देखता पाकर इशारे से पूछा क्या बात है, लेकिन मिष्टी ने ना में सिर हिलाते हुए समायरा की तरफ देखा। इस बार उसके भाई के साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्या हुआ मिस मलिक, आपको अभी भी कुछ कहना है? मिष्टी के फेस पर एक मोकिंग स्माइल थी। तुम आंटी, उस दिन शायद मेरी असिस्टेंट से गलती हुई थी टाइम को लेकर, लेकिन आप तो जानती है वो अनिकेत चौधरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की थी, बस इसीलिए मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। समायरा ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है, तो उसने अभी मिष्टी से कुछ ना कहकर आरती जी को समझाना जरूरी समझा और सारा इल्जाम अपनी असिस्टेंट और अनिकेत पर डाल दिया। आरती जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना मुंह फेर लिया। उन्हें इस तरह मुंह फेरते देख संध्या जी तुरंत अपनी बेटी के सपोर्ट में आगे आने की कोशिश की, लेकिन राजीव जी ने उन्हें रोक लिया। वो अपनी बेटी की मूर्खामी की वजह से कपूर फैमिली के साथ संबंध बिगड़ना नहीं चाहते थे। सॉरी मिस्टर कपूर, मेरी बेटी की गलती की वजह से आपके घर में इतना तमाशा हुआ। मैं घर जाकर अपनी बेटी को उसकी गलती रियलाइज करवाऊंगा। वो किसी और दिन आकर आपके परिवार से अच्छे से माफी मांगेगी, और सेम अभी इसी वक्त मिस भारद्वाज से माफी मांगो। राजीव जी ने समझदारी दिखाते हुए बात को खत्म करने की कोशिश करी। अविनाश जी ने मिष्टी की तरफ देखा तो उसने पलखें झपकाकर इशारा किया। ठीक है मिस्टर मलिक, लेकिन दोबारा हम हमारी प्रिंसेस के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो उम्मीद है ऐसा दोबारा ना हो। डेड, समायरा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अपने डेड को गुस्से से खुद को घूरते पाया तो आई एम सॉरी मिस भारद्वाज, और फिर समायरा मिष्टी को घूरते हुए अपने डेड के साथ बाहर चली गई। मिष्टी भी समायरा के इरादे समझ रही थी, लेकिन फिर भी मलिक फैमिली को वहां से जाने दिया, क्योंकि अभी कुछ करने से सिर्फ समायरा का ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता, और फिर वो चाहती थी कि वो ऐसा वैसा कुछ करे जिससे वो आने वाले गाला इवेंट में एक साथ उसका खेल खत्म करेगी। वैसे भी किसी को एक झटके में मारने से ज्यादा मजा उसे धीरे धीरे मारने में आएगा। वो उसके मोकिंग भरी स्माइल पास करती है। मलिक फैमिली के जाने के बाद किसी का ज्यादा मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मिष्टी ने जबरदस्ती सुलोचना जी से केक कटिंग करवाया। आज शनिवार था, तो आज ऑफिस में छुट्टी थी, और मिष्टी की आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं थी, तो उसे ऑफिस नहीं जाना था। इसीलिए आदित्य ने उसे सुबह नहीं उठाया था। 10 बजे के आसपास 2 लोग चोर की तरह मिष्टी की कमरे में घुसते हैं, और मिष्टी को सोता देखकर उनके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो दोनों मिष्टी के पास जाकर कुछ करने लगते हैं, और फिर वापस वैसे ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। भारद्वाज मैंशन के लिविंग रूम में बैठकर अविनाश जी, सात्विक जी और हर्षद जी बातें कर रहे थे। जब से तीनों रिटायर हुए थे, उनका यही काम था, कहीं पर भी बैठकर गप्पे मारना, और अविनाश जी तो ज्यादातर यही होते थे। किसी को भी उन्हें देखकर यही लगे
कि वो भारद्वाज मैंशन में रहते होंगे और कभी कभी कपूर मैंशन सबसे मिलने जाते होंगे। रोशनी जी और निशा जी सबके लिए चाय लेकर आती है और उनके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। वैसे निशा, सिद्धार्थ और अमू कब वापस आ रहे हैं? रोशनी जी ने अचानक याद आया। सिद्धार्थ और अमाया को ट्रिप पर गए 10 दिन से ज्यादा हो गया है। अमू का कल ही कॉल आया था। उसने बताया सीड और वो जिस प्रोजेक्ट के लिए गए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इस वजह से उन्हें अभी 5-6 दिन और रुकना पड़ेगा। निशा जी भी अपने बेटे और बहू की बहुत याद आती थी। बेटे की तो नाम की बहू की ज्यादा, जो उनकी चुगली पार्टनर थी। ट्रिप पर होने के बाद भी सास बहू डेली कॉल पर बातें करते थे। हम अमू के बिना गेट टुगेदर अधूरा लगता है। रोशनी जी को याद आया कल संडे है। तुम गेट टुगेदर की बात कर रही हो? मुझे तो उसके बिना घर घर ही नहीं लगता। निशा जी के चेहरे हल्की उदासी आ जाती है। हाँ भाई, ये पहली माँ है जिसे बेटे से ज्यादा बहू याद आती है, वरना बेटा महीने के लिए जाता तो याद भी नहीं करती। हर्षद जी ने मजाक उड़ाते कहते हुए अविनाश जी को ताली देकर हंसने लगे। हाँ, तो मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, और तुम्हारा वो खड़ूस बेटा 10 दिन के लिए जाए या फिर महीने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? घर पर होता है तब भी उससे चुपचाप ही रहना है। निशा जी ने बेटे के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। अंकल, अगर आंटी का बस चला तो वो सीड भाई को घर से निकाल दे और अमूदी को गोद ले ले। किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन लोगों ने आवाज की दिशा में देखा तो ऋष और रिधु खड़े थे। दोनों अंदर आते हैं। ऋष अपनी बात जारी रखते हुए हर्षद जी के पास बैठ जाता है और बेटे के साथ आपको भी निकाल सकती है। ये बात तो इस उल्लू ने पहली बार सच्ची कही। वैसे सतू, तेरे इस बेटे का बस चले तो हम दोनों को बेघर करके रहे। हर्षद जी ने उसके सिर पर तपली मार देते हैं। तुम दोनों तो शाम को आने वाले थे ना? सात्विक जी ने अपने निक्कमे बेटे को घूरते हुए पूछा। क्या डैड, बेटा इतने दिन बाद घर आया है, आपको खुश होना चाहिए। आप हैं कि क्यों जल्दी आया पूछ रहे हो? हुआ मोम, देखिए आपके हस्बैंड को, इन्हें सिर्फ अपनी प्रिंसेस प्यारी है। ऋष हर्षद के पास से उठकर अपनी मोम के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। हाँ, वो तो होगी ही, वो मेरी बेटी जो है। तुझे तो हम कहीं से उठाकर लाए थे। और रिधु, ठीक हो ना बेटा? सात्विक जी ने खड़े होकर रिधु को हक करते हुए पूछा। रिधु ने अपना सिर हिलाया और सात्विक जी के पास बैठ गया। देखा मोम, इन्हें मेरी बिल्कुल पड़ी ही नहीं है। जो भी है सिर्फ इनकी प्रिंसेस है। और अभी अंकल, आप रिधु को इन्हें दे दीजिए और मुझे गोद ले लीजिए। ऋष ने रोशनी जी की गोद में सिर रखे हुए अविनाश जी की तरफ देखा। हाँ, लेकिन मैं तो अपनी प्रिंसेस को गोद लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। तुझे लेकर क्या करूँ? मैं तो एक्सचेंज में अपने तीनों बेटे देने के लिए तैयार हूँ। अविनाश जी ने सात्विक जी की तरफ टिमटिमाती आंखों से देखा, जैसे कोई बच्चा फेवरेट कैंडी के लिए मोम को देखता है। मेरे पास पहले से 2 निकमे है, तुझे चाहिए फ्री में दे दूं। सात्विक जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। देखा मोम, आंटी, आपके पतियों को बेटों की कोई कदर है नहीं है। इन तीनों को तो सिर्फ अपनी प्रिंसेस से ही फर्क पड़ता है। ऋष ने बच्चों को तरह कंप्लेन करते हुए कहा। देखिए भाई साहब, हमारे बच्चों को ऐसे मत कहो। वो भी काफी काम के, हमारी प्रिंसेस की सभी फरमाइश पूरी करने के काम आएंगे। निशा जी ने काफी सीरियसली कहा, जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं और हमारे ऋष बाबू का मुंह बन जाता है। हुआ, देख रिधु, अब हमारा यहाँ कोई नहीं है। वैसे आप सब यहाँ है, तो आपकी लाडली प्रिंसेस कहाँ है? ऑफिस गई है। ऋष ने यहाँ से वहां देखते हुए पूछा। नहीं, वो सो रही है, रुको मैं उसे जगा कर आती हूँ। रोशनी जी खड़ी होने जा रही थी, लेकिन ऋष ने उन्हें रोक लिया और आयना को मिष्टी को बुलाने के लिए भेज दिया। सब लोग अभी बात ही कर रहे होते थे कि आयना चिल्लाकर नीचे दौड़ती हुए आ रही थी। भूत, भूत। मिष्टी भी उसके पीछे पीछे आ गई, देखने की हुआ क्या है। दरअसल जब आयना मिष्टी को जगाने आए तो अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। मिष्टी जब जागी तो उसने आयना को भूत, भूत चिल्लाते हुए सुन, वो उसे कुछ पूछने ही जा रही थी कि वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मिष्टी भी जल्दी से बेड से खड़ी हुए और उसके पीछे आ गई। मिष्टी जैसे ही नीचे आए, आयना तो अब तक सोफे के पीछे छुप गई। उसे देखते ही ऋष भूतनी भूतनी करते हुए रोशनी जी के पीछे छुप गया, जबकि बाकी सब शौक से आंखें फाड़े मिष्टी को देखते रहे। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मिष्टी ने कंफ्यूज होते हुए उनकी तरफ देखा। ओ तेरी, ये तो बापू की लाडली प्रिंसेस है, लेकिन ये अपने असली रूप में यहाँ क्या कर रही हो? ऋष हंसते हुए आगे आया
और मिष्टी को लेकर एक आईने के सामने खड़ा कर दिया। आईने में देखते हुए भूत चिल्लाते हुए मिष्टी ऋष के पीछे छिपने लगी, जिससे ऋष और जोर से हंसने लगता है। पहली बार भूतनी खुद को देखकर डर गई। अब तो बाकी सब भी हंसने लगते हैं और मिष्टी आईने के पास जाते हुए अपने चेहरे को छूती है। उसे याद आता है, नॉवेल में ऋष और मिष्टी हमेशा इसी तरह की मस्ती करते हुए एक दूसरे को पप्पू बनाते रहते हैं। ये आते ही वो गुस्से में मुड़कर ऋष की तरफ देखते हुए, ऋष के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और फिर क्या पूरे हॉल में टॉम एंड जेरी का गेम शुरू हो जाता है। रिधु पकड़ो इस उल्लू को। मिष्टी ने जब देखा ऋष सोफे के पास है तो उसने रिधु को हेल्प के लिए बुलाया। जब रिधु उसे पकड़ने हुआ तो ऋष दूसरी तरफ मुड़ते हुए, ये विभीषण क्या हेल्प करेगा, ये भी तो मेरे साथ मिला हुआ था। ये सुनते ही मिष्टी अपनी जगह कमर पर हाथ रख के खड़ी हो जाती है। रिधु के बच्चे, तू भी इससे मिला हुआ था। जाओ, मैं बात ही नहीं करती किसी से। सब मुझ पर हंस रहे थे। हो। मिष्टी सोफे पर गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर बैठ जाती है। फिर क्या सब लग जाते हैं अपनी क्यूट सी भूतनी मीन प्रिंसेस को मनाने। सबको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मानी उनकी प्यारी प्रिंसेस। और हमारे ऋष बाबू और रिधु तो सोफे पर आधे लेटे हुए गिर पड़े। भाई, सब लोगों ने अपनी प्रिंसेस को मनाने के लिए आधे घंटे तक उठक बैठक जो करवाए। दोनों अभी लेटे हुए थे, तभी मिष्टी फ्रेश होकर नीचे आ गई तो रोशनी जी ने सबको लंच के लिए बुला लिया। लंच के बाद सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए, जबकि मिष्टी घर से बाहर निकल गई क्योंकि वो अभी अभी सोकर उठी थी और उसे आज किसी से मिलने जाना था। एस्प्रेसो कॉफी हाउस काफी लग्जरियस प्लेस था, जहां काफी हाई क्लास लोग आते थे। ये जगह काफी एक्सपेंसिव थी, जिस वजह से नॉर्मल लोग यहां आना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। कॉफी हाउस के एक टेबल पर बैठा लड़का बार बार गेट की तरफ देख रहा था, जैसे वो किसी का वेट कर रहा हो। उस लड़के के कपड़े काफी एक्सपेंसिव थे। उसने कस्टम मेड ग्रीन ब्लेजर के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहना हुआ था। वो काफी हैंडसम दिख रहा था। कैफे की सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन उसे गेट की तरफ देखता पाकर वो इस होप में थी कि उसे मिलने वाला इंसान लड़की ना हो। मिष्टी जब उस कैफे में आए, उसने चारों तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर उस लड़के के पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई और वो जाकर उस लड़के के सामने बैठ गई। मिष्टी को उस लड़के के साथ बैठा देखकर सारी लड़कियों के मुंह बिगड़ गए। जबकि कैफे का सेकंड फ्लोर जो वीवीआईपी कस्टमर के लिए एक्सक्लूसिव रहता था, वहां बैठे एक लड़के के आंखों में मिष्टी को किसी लड़के के साथ बैठा देख चमक आ गई। आप हैं कौन? उस लड़के ने बिना किसी एक्सप्रेशन के मिष्टी की तरफ देखा। तेरी एकलौती फ्रेंड, मिष्टी ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया। फ्रेंड रियली? तभी तो मुझे तो तेरे बारे में कुछ नहीं पता। उस लड़के ने मिष्टी को घूरकर देखा। कुशल, आई नो मुझे तुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा मौका ही नहीं मिला। मिष्टी ने उसे मनाते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था गलती मिष्टी थी। उसने अपने फ्रेंड को अपने बारे में नहीं बताया था। सच में? तुझे 4 सालों में मौका नहीं मिला? कुशल ने शिकायत करते हुए पूछा। तूने भी तो मुझे कुछ टाइम पहले ही अपने बारे में बताया ना। मैं भी तब बताना चाहती थी, लेकिन तभी तुझे अचानक कहीं जाना पड़ा और फिर बात रह गई। मिष्टी ने मिष्टी की यादों में से याद करते हुए बताया। अच्छा ठीक है बाबा, अब मुझे सब बताओ। कुशल को वो दिन याद आते हैं। अपने सभी हथियार रखते हुए कहा। मेरा नाम मिष्टी भारद्वाज है और मैं अविसा ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मिष्टी अभी ये कह ही रही थी कि कुशल ने इम्पैशंट होते हुए उसे टोक दिया। ये तो मुझे पता है, लेकिन ये हुआ कैसे ये बता। कुशल के टोकने से मिष्टी का मुंह बन जाता है। अब अगर तूने एक शब्द भी बोला तो मैं नहीं बताने वाली। ये सुनते ही कुशल अपने मुंह पर उंगली रख देता है, जिसे देख मिष्टी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अविसा ग्रुप मेरे डैड और अंकल की कंपनी है। सात्विक भारद्वाज मेरे डैड है। क्या तू टॉप बिजनेस मैग्नेट सात्विक भारद्वाज की बात कर रही है? मिष्टी की बात सुनते ही कुशल का मुंह खुला रह जाता है। उसे मिष्टी को देख कभी नहीं लगा था वो इतने बड़े खानदान की बेटी होगी। और फिर भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस के बारे में काफी रूमर्स थी। भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही घमंडी और बिगड़ैल है, जबकि मिष्टी में थोड़ा बहुत ईगो था, लेकिन वो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी। वो सिर्फ बुरे लोगों के साथ ही बुरा बिहेव करती थी। कुशल ने खुद देखा था, मिष्टी को इंस्टीट्यूट के कुछ बुली को सबक सिखाते देखा था और उसका एटीट्यूड भी देखा था।
लेकिन वो कभी बिगड़ैल शहजादी की तरह किसी को सामने से परेशान नहीं करती थी। हाँ, वो मेरे डैड है, मिष्टी ने कैजुअली जवाब दिया। यार, तो तू भारद्वाज फैमिली दी ग्रेट वन एंड ओनली प्रिंसेस है। वाह, मुझे तो घुसप आ रहे हैं। तेरा हाथ पकड़कर चेक तो करने दे, तू रियल है। कुशल ने जैसे किसी रॉयल से मिलते हुए हाथ मिलाते हैं वैसे थोड़ा ड्रामाटिक अंदाज में मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। मिष्टी कुशल ले बचकानी हरकत देख हंसने लगती है और उसे देख कुशल भी हंसने लगता है। दोनों इसी तरह हंसते हुए बातें कर रहे थे। इस बात से अनजान की दो जोड़ी आंखें उन्हें काफी गुस्से से घूर रही थी और वो आंखें उन दोनों को हाथों पर थी जो एक दूसरे हाथ पकड़े हुए था। विवान को इस तरह जलन से गुस्से में देख निशित धीरे से हंसने लगता है तो आदित्य उसे घूरते हुए हंसने के लिए मना करता है, जबकि उसके फेस पर भी हल्की सी स्माइल थी। विवान अभी भी घूरते हुए, ये किटेन के साथ कौन है? उसकी आवाज काफी सख्त थी जिसमें जलन ही जलन थी। आदित्य को भी अभी तक कुशल के बारे में पता नहीं था तो वो निशित की तरफ कंफ्यूजन में देखता है, क्योंकि आखिर इन्हीं महाशय ने तो उन दोनों को यहाँ बुलाकर ये नजारा दिखाया था। निशी बाबू ने विवान के अंदर जलन की आग को भड़का ही दिया। यक यक। आज अविसा ग्रुप की एक पार्टनर कंपनी केडी कंस्ट्रक्शन ने एक प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए लंच पार्टी थ्रो की थी। अविसा ग्रुप के सालों से इस कंपनी से बिजनेस रिलेशन थे और इस कंपनी के सीईओ केशव दीवान के सात्विक जी और अविनाश जी से अच्छे संबंध थे। ऊपर से जिस प्रोजेक्ट की ये सक्सेस पार्टी थी उसमें अविसा ग्रुप का इन्वेस्टमेंट था। इसी वजह से विवान, आदित्य और निशित तीनों इस पार्टी में शामिल होने आए थे। निशित की दोपहर में एक मीटिंग थी, इसीलिए उसने वो मीटिंग पार्टी वेन्यू से वॉकिंग डिस्टेंस पर आए ऐसे एक्सप्रेसो कॉफी हाउस को मीटिंग प्लेस के लिए डिसाइड किया था और वो लंच के बाद सीधा यही आ गया था, जबकि विवान और आदित्य पार्टी प्लेस पर ही थे। निशित जैसे ही मीटिंग खत्म करके बाहर जाने को हुआ, उसकी नज़र कॉफी हाउस की मेन इंट्रेंस से अंदर आती हुए मिष्टी पर पड़ी। वो उसे मिलने ही जा रहा था कि पास वाले टेबल की दो लड़कियों की आवाज सुनाई दी। यार, कितना हैंडसम लड़का है, लेकिन बैडले किए आए हुए लड़की उसकी गर्लफ्रेंड लगती है। यार, इस लड़की में ऐसे कुछ खास नहीं है, इससे तो मैं बेटर हूँ, पहली लड़की ने जलन से कहा। नहीं यार, बॉडी लैंग्वेज से तो दोनों फ्रेंड लग रहे हैं। तुझे सिर्फ उस लड़की को उस लड़के के साथ देखकर जलन हो रही है, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। दूसरी लड़की कमिटेड थी तो उसे कुशल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने लॉजिक वाली बात कही। लेकिन ये सुनते ही निशित बाबू ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। वो आंखों में चमक लिए मिष्टी और कुशल को देखता है और फौरन आदित्य को कॉल लगा दिया। अगर विवान को करता तो वो यहाँ आने से मना कर देता। आदित्य और विवान जो अभी पार्टी से बाहर ही आए थे, वो निशित के बुलाने पर कॉफी शॉप आ गए। क्या हुआ, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? आदित्य ने बैठते ही सवाल पूछा। और फिर क्या था, निशित बाबू ने मासीच की तीली डालकर आग लगा दी। वो प्रिंसेस किसी के साथ डेट पर आई है। वॉट? आदित्य ने चौंकते हुए पूछा। क्या बकवास कर रहे हो? विवान, जिसे यहाँ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन आदित्य के जबरदस्ती लाने की वजह से आया था, वो ये सुनते ही बुरी तरह से चिढ़ गया। मैं सच कह रहा हूँ, निशित ने मिष्टी और कुशल की तरफ इशारा कर दिया। फिर क्या था? विवान बाबू तब से लेकर अब तक एकटक अपनी जलती निगाहों से उसी तरफ ही देख रहे थे। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी किटेन किसी और लड़के के साथ है और उससे हंस हंस के बातें कर रही है। वैसे पसंद तो आदित्य को भी नहीं आ रहा था कि उसकी प्रिंसेस किसी लड़के के साथ है और उसे इस बारे में पता ही नहीं है, तो वो भी कुशल की को जलती नजरों से देख रहा था, जैसे आंखों से उसे स्कैन कर रहा हो। जबकि दूसरी तरफ मिष्टी और कुशल मजाक मस्ती साइड पर रखकर अब फैशन शो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि वो कौन कौन से आउटफिट प्रेजेंट करेंगे इस शो में, और अब शो के लिए मॉडल्स डिस्कस कर रहे थे। सभी फैशन हाउस सेलिब्रिटी और लिस्टेड मॉडल्स को ही इस फैशन शो के लिए चूज करेंगे, जिससे शो में आए हाई क्लास लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। कुशल ने सीरियस फेस के साथ कहा। अभी उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था वो अभी थोड़ी देर पहले मजाक मस्ती करने वाला इंसान है। अभी हमारे पास सिर्फ 5 हेयर लिस्टेड मॉडल है, बाकी जिसे भी कांटेक्ट किया वो सब किसी ना किसी फैशन हाउस से जुड़ चुके हैं, तो हमें और फेमस मॉडल्स की जरूरत होगी, कुशल ने प्रॉब्लम बताते हुए कहा। हम तो एक्टर और एक्ट्रेस? मिष्टी ने कुछ सोचते हुए पूछा। ज्यादातर सभी ने किसी से बात की हुए है और कुछ स्टार शूटिंग में बिजी है और कुछ मॉडलिंग नहीं करते,
कुछ बाकी है, लेकिन वो उनकी पॉपुलैरिटी 3 या 4 गुनी ज्यादा फीस की डिमांड कर रहे हैं। कुशल को इस प्रॉब्लम के बारे में सोचकर सिरदर्द महसूस हो रहा था। मिष्टी को भी अब इसकी सीरियसनेस का एहसास हो गया था। उसका फैशन हाउस अब तक किसी भी सेलिब्रिटी के लिए पर्सनल स्टाइलिंग नहीं करता था, जिस वजह से उसके पास ऐसे कोई सेलिब्रिटी नहीं थे जो उसके कॉल पर बिना किसी एक्स्ट्रा डिमांड के काम करे। और एक बात, रॉयल क्लॉथिंग ने उनके साथ काम करते सेलिब्रिटी को इस फैशन शो में पार्ट लेने से मना कर दिया है, जिस वजह से मैंने 2 सेलिब्रिटी से डिस्कस किया था, उन्होंने बेकआउट कर लिया। कुशल को अचानक कुछ याद आया। ये सुनते ही मिष्टी के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। हम रॉयल क्लॉथिंग इस फैशन शो में पार्ट नहीं ले रहा। डेम, इसीलिए उन्होंने रियाना शर्मा और सौम्या खन्ना को भी इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने से रोक लिया है। इसे तो फैशन शो का लेवल डाउन होने के चांस है। अगर उसी दिन रॉयल क्लॉथिंग अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज करे तो मीडिया की अटेंशन चेंज हो जाएगी। यहां तक कि इंडिया का सेकंड मोस्ट फेमस मेल सेलिब्रिटी ध्यान सिंह भी उनके साथ टाई अप में है। कुशल ने उसे कुछ डाउट जताते हुए कहा। कुशल ने देखा कि मिष्टी किसी सोच में गुम है, तो उसने आगे जारी रखा, फिर तुम्हारे इस फैशन शो के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इन सबको टक्कर देने के लिए आरआर एंटरटेनमेंट कंपनी दोनों में से एक के भी फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, स्पेशली इंडियाज नंबर 1 सुपरस्टार ऋष भारद्वाज। एक सेंकर ऋष भारद्वाज? मिष्टी ने अचानक चौंकते हुए पूछा। हाँ, डोंट टेल मी कि तू ऋष भारद्वाज को नहीं जानती है, कुशल ने उसे डाउटफुली पूछा। ओकोस जानती हूँ, तो अब ऋष भारद्वाज हमारे लिए रैंप वॉक करेगा, मिष्टी ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहा। ऋष भारद्वाज ने आज तक कभी रैंप वॉक नहीं किया, और उसने मेरी मोम के लिए इंटरनेशनल फैशन शो के लिए रैंप वॉक करने से मना कर दिया था। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने कहा और उसने रैंप वॉक कर दिया। माना तुम भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस हो, लेकिन ऋष भारद्वाज का बैकग्राउंड भी काफी मिस्टीरियस है। माना तुम दोनों भारद्वाज हो। इतना बोलते बोलते कुशल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम दोनों भारद्वाज हो, तुम दोनों का। वी आर ट्विंस, मिष्टी ने कैजुअली कॉफी की शिप ली, जो अभी कुछ देर पहले वेटर रखकर गए था। रियली? कुशल का मुंह खुला का खुला रह गया था, फिर अचानक खुशी से झूमते हुए, फिर तो दुनिया की सभी मीडिया की नजरें इस फैशन शो से कोई दूर नहीं कर सकता है। फिर तुम बाकी के आउटफिट के फाइनल ड्राइंग कब तक तैयार कर लोगी? और उससे पहले एक बार सब मॉडल अनफाइनलाइज करने ऑफिस आना होगा। कुशल अब तक वापस नॉर्मल हो गया था। उसके सामने बैठी उसकी ये फ्रेंड सच में काफी अमेजिंग है। मैं मंडे फैशन हाउस की विजिट करूंगी, तब सब डिस्कस कर लेंगे। मिष्टी के दिमाग में अभी काफी कुछ चल रहा था, और उसमें सबसे ऊपर घरवालों को शिवानी का फैशन हाउस के बारे में बताना था। मिष्टी कुशल को बाय बोलकर अपनी कार की तरफ चली गई। कार में बैठकर उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो कार से बाहर निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो अभी आए तब तो कार एकदम ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया। मिष्टी कार से बाहर आकर कार चेक कर रही थी, तभी एक कार उसके सामने आकर खड़ी होती है। कार की बैक सीट से बाहर निकले इंसान को देखकर वो चौंक गई। विवान चलकर मिष्टी के पास आया, तब जाकर मिष्टी नॉर्मल हुए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गाड़ी खराब हो गई है, विवान ने उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए पूछा। मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया। हम पता नहीं अचानक क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। चलो मैं ड्रॉप कर दूंगा। विवान ने एक नज़र कार को देखा और फिर मिष्टी के लिए अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। नहीं मिस्टर कपूर, मैं केप कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, मिष्टी ने सीधे से रिजेक्ट करते हुए मना कर दिया। मिस्टर कपूर? विवान ने बेहद सख्त आवाज में मिष्टी की आंखों में देखते हुए पूछा। विवान के आसपास बेहद खतरनाक औरा था, क्योंकि उसे अभी बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे अंदर से अजीब सी बेचैनी और घुटन महसूस हो रही थी। जब से उसने मिष्टी को कुशल के साथ देखा था, उसके दिल में घबराहट हो रही थी जो उसे समझ ही नहीं आ रही थी। और अब मिष्टी का खुद के साथ बेरुखा बिहेवियर देख वो गुस्से में था। मिष्टी भी एक पल के लिए विवान का वो खतरनाक औरा देख घबरा गई थी, क्योंकि मिष्टी की मेमोरी और अब तक उसके एक्सपीरियंस से उसे इतना पता था कि विवान ने कभी भी उसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और वो उसके आसपास हमेशा ही जेंटल होता था। मिष्टी ने खुद को जल्दी ही संभाल लिया, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही विवान ने उसे रोक दिया। अगर तुम खुद से अंदर नहीं बैठी तो मैं खुद तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठा दूंगा, चॉइस इज योर्स।
ये सुनते ही मिष्टी झट से गाड़ी में बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी अगर विवान ने कहा था तो वो करके रहेगा। वो उससे डरती नहीं थी, लेकिन पब्लिक प्लेस पर उसे की तमाशा नहीं करना था, क्योंकि अगर यहाँ कोई उसे या विवान को पहचान लेगा तो बात काफी बढ़ जाएगी। मिष्टी के कार में बैठते ही विवान दूसरी तरफ से कार में बैठ गया और ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। कार में बिल्कुल भी शांति छाई हुई थी। मिष्टी जब से कार में बैठी थी तब से सिर्फ विंडो से बाहर ही देख रही थी, जबकि विवान की नजर सिर्फ मिष्टी पर टिकी हुई थी। कौन था वो लड़का? विवान ने आखिर में चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा। मिष्टी विवान का सवाल सुनकर चौंक गई और विवान की तरफ हैरान होकर देखने लगी। आपको इससे क्या मतलब? मिष्टी ने मुंह बनाते हुए वापस खिड़की की तरफ चेहरा कर दिया। ठीक है, फिर शिवानिक फैशन हाउस के साथ कुछ हो तो भी मुझसे मतलब नहीं होना चाहिए। विवान ने अभय से कहकर पहले से ही कुशल के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन उसे कुशल और मिष्टी का रिश्ता नहीं पता था, और मिष्टी ही उस फैशन हाउस की ओनर है ये बात अभी पता नहीं चली थी। विवान को कुशल से बहुत ही जलन हो रही थी, क्योंकि मिष्टी कुशल से तो अच्छे से बात कर रही थी, जबकि उससे इतनी रूखी और अनजानों जैसे बिहेव कर रही थी, जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे? मिष्टी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं करूंगा? विवान ने अपनी भौहें उठाते हुए उसकी तरफ देखा। क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और अगर उसके साथ कुछ हुआ तो मुझे बुरा लगेगा, मिष्टी ने हल्की नाराजगी भरी आवाज में कहा। उसे इतना तो समझ आ गया था, अभी विवान से बेवजह बेरुखी से बात करने से उसका ही नुकसान होगा। सिर्फ फ्रेंड? विवान की आवाज में अब हल्की सी सॉफ्टनेस आ गई थी। मिष्टी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसके इस तरह करने से वो इस वक्त बड़ी क्यूट लग रही थी, जिससे विवान फेस पर भी अब सॉफ्टनेस आ गई थी। वो उसके चेहरे में खोसा गया था। आज सुबह जब से मिष्टी उठी थी उसने पूरा घर सर पे उठा लिया था। आज सब फार्म हाउस जा रहे थे, ऊपर से वहां हौस भी थे, इस वजह से वो बहुत एक्साइटेड थी। वो आज बिना किसी के उठाए खुद से उठ गई थी। सात्विक जी और रोशनी जी अपनी बेटी की एक्साइटमेंट देखकर हैरान थे। आदित्य भी शांति से सोफे पर बैठकर अपनी बहन को देख रहा था, जो कब से चिल्लाकर ऋष को बुला रही थी। ऋष के नीचे आते ही मिष्टी भागने लगी और घर से बाहर निकल गई, जिससे वो तीनों हैरान हो गए। जबकि ऋष मिष्टी के पीछे भागने लगा। मीठू बच्ची आज तो तू गई, लेकिन आदित्य ने उसे बीच में रोक लिया। क्या हुआ? आपको पता है, इस मीठू की बच्ची ने मेरे रूम में 6 अलार्म रख दिए थे, जो रात को 2 बजे से आधे आधे घंटे में बजते रहे, जिससे मैं पूरी रात जागता रहा, और अभी सुबह आकर मेरे ऊपर पानी फेंक कर चली गई। ऋष ने बच्चों की तरह मिष्टी की शिकायत करते हुए कहा। ये लड़की दिन ब दिन शैतान होती जा रही है। ध्यान रखिएगा दीदी, कहीं किसी दिन अपनी किसी शैतानी की वजह से पूरे परिवार को मुसीबत में ना डाल दे। कहीं उस पंडित जी की। माया जी ने लिविंग रूम में आते हुए कहा। वो 2 दिन से सोनाली के साथ मायके गई थी, लेकिन आज फार्म हाउस में गेट टुगेदर होने की वजह से वो कल रात को ही लौट आई थी। बस, आदित्य ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। मेरी प्रिंसेस को जितनी शैतानी करनी है वो कर सकती है, और अगर उसकी किसी शैतानी से कोई प्रॉब्लम हुए भी तो उसका भैया उस पर आंच भी नहीं आने देगा। आदित्य गुस्से में घर से बाहर चला गया। उसके साथ ऋष भी निकल गया। उसका भी सारा मूड खराब हो गया था। आपको पहले भी कहा था, और ये आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद अगर इस घर में उस बात का जिक्र किया तो उस इंसान का इस घर में आखिरी दिन होगा। सात्विक जी ने बिना उन लोगों की तरफ देखे अपनी बात कही और बाहर निकल गए। जब सात्विक जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आदित्य एक जगह खड़े होकर सामने देख रहा था, जहां 3 तिगाड़ा मिलकर अविनाश जी को परेशान कर रहे थे। उन्होंने आगे आकर आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। मैं जानता हूं वो परिवार के लोग हैं और उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब भी कोई उस बात का जिक्र करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आदित्य की नजरें अभी भी मिष्टी पर टिकी हुए थी। मैं तुमसे कभी ये उम्मीद भी नहीं करता कि तुम प्रिंसेस से ऊपर किसी को रखो। सात्विक जी ने आदित्य के कंधे को हल्के से थपथपाया और अविनाश जी की तरफ चले गए। ये हर्षद अभी तक नहीं आया? नहीं, वो कुंभकर्ण अभी तक उठा ही नहीं होगा। उसके हमेशा का यही है, अविनाश जी ने मुंह बनाते हुए कहा। हो अंकल, आप हर्षद अंकल को कुंभकर्ण कहा। बेचारे हमेशा तो टाइम पर आ जाते हैं, आज पहली बार तो वो थोड़े से लेट हुए हैं। ऋष ने अविनाश जी के पीछे से आते हर्षद जी को देखते हुए आग लगा दी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। पहली बार लेट हुआ है, वो गधा टाइम पर ही कब आया है, और थोड़े से लेट, आधा लेट हो गया है।
जनाब का अभी तक अता पता नहीं है, अविनाश जी भड़कते हुए कहा। दरअसल दिल्ली वॉक पर गार्डन में भी हर्षद जी आधा एक घंटा लेट ही आते हैं। तो क्या हुआ अंकल, थोड़ा सा वेट करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अब हम उन्हें छोड़कर तो नहीं जा सकते ना, ऋष ने मासूम शकल बनाते हुए कहा। हाँ, आज तो उसे लिए बिना ही चले जाते हैं। चल सतु, आज वो लेट आने पर भले ही कार से अकेला आए। अविनाश जी ने सात्विक जी की तरफ देखा। अच्छा, तो तू मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहता है? मैं भी देखता हूँ मेरे बगैर ये बस कैसे चलती है। हर्षद जी ने पीछे से आकर अविनाश जी से बस की चाबी ले ली। इन तीनों परिवार ने एक बस मॉडिफाई करवाई हुई थी, जिसमें सिटिंग के अलावा स्लीपिंग बेड्स, किचन और वॉशरूम जैसी फैसिलिटीज थी, जिससे वो लोग फैमिली ट्रिप पर एक साथ इसी बस से जाते थे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुझे लगता है तुझे छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ? अविनाश जी ने हर्षद जी के कंधे और हाथ रखते हुए उन्हें मस्का लगाने की कोशिश करने लगे। बिल्कुल जा सकते हैं अंकल, अभी अभी ही जाने की बात कर रहे थे। क्यों रिधु? ऋष ने देखा कि आग सही से नहीं लगी, तो जनाब ने घी डाल दिया टीयर्स ऑफ जॉय। रिधु को समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे, अपने बेस्टी को धोखा नहीं दे सकते और दूसरी तरफ उसके डेट घुरकर देख रहे थे। बेचारा बिना वजह फंस गया। कौन क्या कर रहे हैं, हमें सब दिखता है, सात्विक जी ने ऋष को घूरते हुए कहा। चलो चलो, सब जल्दी जल्दी सामान रखो, हम 10 मिनट में निकलने वाले हैं। ऋष ने जल्दी से वहां से निकलने में ही अपनी समझदारी समझी। विवान जब आया तो सब बस में बैठ चुके थे। बस में आदित्यकर बाजू की सीट खाली थी तो वही जाकर बैठ गया, लेकिन मिष्टी आदर्श के बाजू में बैठा देखकर उसका मुंह बन गया था, पर उसके फेस अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, जिससे किसी को समझ नहीं आया कि उसका मुंह बना हुआ है। जब 2 घंटे बाद बस फार्म हाउस पहुंची तो मिष्टी सबसे पहले भागते हुए बस से उतर गई। वो फार्म हाउस देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। मिष्टी ने जब उस फार्म हाउस को देखा तो देखती ही रह गई। उस बड़े से फार्म हाउस के बीच में आंगन बनाया हुआ था, और फार्म हाउस उस आंगन की तीनों तरफ बना हुआ था। फार्म हाउस पूरा स्टोन का बना हुआ था, इसमें ईंट, रेती और सीमेंट का यूज नहीं हुआ था, और यही इसकी मेन खासियत थी। पूरे फार्म हाउस के सभी रूम्स की बाहर की वॉल्स कांच की बनी हुई थी। फार्म हाउस की आगे की साइड बड़ा सा गार्डन था और पीछे की तरफ फार्म की जगह था, जहां खेती भी होती थी और घोड़े के अस्तबल भी था। मिष्टी तो उस जगह की लग्जरियसनेस और खूबसूरती देख दंग रह गई थी। सब लोग अभी फार्म हाउस में पीछे की तरफ थे। यहाँ सबके लिए सिटिंग अरेंजमेंट किए थे। सारी लेडीज यही बैठी हुए थी। सभी जेंट्स और मिष्टी इस वक्त अस्तबल में थे, उन सबको हॉर्स राइडिंग करनी थी। यहाँ फार्म हाउस में 20 से ज्यादा हॉर्स थे, तो सभी ने अपनी अपनी पसंद का घोड़ा ले लिया था। मिष्टी को भी अपनी यादों से पता था कि मिष्टी का घोड़ा कौन सा है, तो वो डायरेक्ट उसी घोड़े के पास चली गई। ये एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, जिसकी पीठ थोड़ी लंबी थी और उसके पैर पतले और लंबे थे। ये एक तेज गति से दौड़ने वाला घोड़ा था। मिष्टी ने उसे तभी अपने लिए पसंद कर लिया था जब उसका जन्म हुआ था। दरअसल फार्म हाउस और फार्मिंग के साथ साथ हॉर्स का अस्तबल भी था। यहाँ के घोड़े रेस में भी पार्ट लेते थे। मिष्टी उस घोड़े को देखकर बहुत खुश हो गई। गोल्डी, कैसे हो? उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। गोल्डी भी मिष्टी को देखकर खुश हो गया था। उसने हल्के से आवाज करते हुए अपने पैर आगे पीछे किए। विवान जो उसके बाजू में अपने घोड़े के पास खड़ा था, उसे मिष्टी का ऐसे घोड़े पर प्यार जताना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने गोल्डी के आगे पीछे जाने से मिष्टी को साइड में खींच लिया। दूर से देखो, वो अब बड़ा हो गया है, तुम्हें चोट पहुंचा सकता है। मिष्टी उसे घूरकर देखने लगी, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से मिष्टी गोल्डी की सवारी करती थी, और वो उसके जन्म से जब भी फार्म हाउस आती उसकी देखभाल करती थी, तो पिछले 12 सालों में गोल्डी ने कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। दूसरी तरफ गोल्डी को भी अच्छा नहीं लगा, किसी ने उसकी फेवरेट इंसान को उससे छीन लिया, तो वो जोर से हिनहिनाने लगता है। मिष्टी विवान से हाथ छुड़ाकर गोल्डी के पास जाकर उसके पीठ पर हल्के से हाथ फेरकर उसे शांत करवा देती है। मिष्टी गोल्डी की बेक पर सिटिंग पेड़ रखकर उस पर बैठ गई और राइडिंग करते हुए ग्रास फील्ड में चली गई, जिससे विवान का मुंह बन जाता है और वो भी अपने हॉर्स पर बैठकर उसके पीछे चला जाता है। 2 घंटे तक सब हॉर्स राइडिंग करके थक गए थे, तो वो फ्रेश होने अपने अपने रूम में चले गए। जब मिष्टी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आए तो अचानक उसकी चीख निकल गई। विवान वहां बेड पर बैठकर मिष्टी का वेट कर रहा था। वो मिष्टी की चीख सुनकर उसकी तरफ देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है।
मिष्टी ने इस वक्त सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ था और वो दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछ रही थी। वो टॉवल विवान को देखकर गिर गया था। इस वक्त मिष्टी खुले भीगे बालों में टॉवेप में लिपटी हुए बला सी खूबसूरत लग रही थी। उसका वाइट चेहरा जो नहाने की वजह से हल्का गुलाबी हो गया था, वो अब लाल हो गया था। विवान तो उसे इस रूप में देखकर जम ही जाता है और कुछ देर बाद धीमे कदमों में खोया हुआ मिष्टी की तरफ जाने लगता है। मिष्टी विवान को खुद की तरफ आता देख पीछे कदम लेने लगती है और उसके हाथ अपने टॉवल पर कस जाते हैं। मिष्टी पीछे दीवार तक जाकर रुक जाती है। विवान को अपने बिल्कुल करीब देख वो एक साइड से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन विवान वहां हाथ दीवार पर हाथ रखकर निकलने की जगह ब्लॉक कर देता है। सेम दूसरा हाथ दूसरी तरफ रख उसे पूरी तरह दीवार और खुद के बीच कैद कर देता है। मिष्टी हल्का सा कांप उठी थी। वो वैसे तो बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में और जिस हालत में वो थी, ऐसे में लड़ पाना पॉसिबल नहीं था। वैसे तो उसे विवान पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी हल्का सा डर उसके जहन में था। विवान ने भी उसका कांपना महसूस कर लिया था, इसीलिए दूसरी तरफ देखते हुए एक साइड से रास्ता दे दिया। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। मिष्टी हल्का सा चौंक गई, लेकिन उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। आखिर उसका विवान पर भरोसा गलत नहीं निकला और वो दौड़कर क्लोजेट में चली गई। मैं 2 दिनों से देख रहा हूं तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, किटिन। मिष्टी के रेडी होकर बाहर आते ही विवान ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैंने आपको कब इग्नोर किया? मिष्टी ने अपनी नजरें यहां से वहां घुमाने लगी। सच में इग्नोर नहीं किया। विवान ने उसे करीब खींचते हुए उसके हाथ को उसकी कमर के पीछे कर दिया। वो नहीं। विवान की इस करीबी से मिष्टी की धड़कनें हल्की सी तेज हो गई थी, जिस वजह से उसकी जबान उसकी बात को साथ नहीं दे पाए। तो होटल विजिट के बाद मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? विवान की आवाज में सॉफ्टनेस थी और उसने उसके चेहरे को ऊपर करते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के और करीब कर लिया। मैं क्या बात करूं? मिष्टी भी उसकी उस सॉफ्ट आवाज से हल्की सी पिघलने लगी थी। कुछ भी, जैसे सबसे करती हो। कल अपने उस दोस्त से भी कितनी बात कर रही थी। विवान के दिमाग से अभी भी कुशल पूरी तरह निकला नहीं था और इस बार उसकी सॉफ्ट आवाज अजीब साउंड हो रही थी, क्योंकि इसमें जेलिसी का अंश मौजूद था। मिष्टी को भी इस जेलिसी की हल्की सी बू आ रही थी, इसलिए उसने डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? बोलो, अब से मुझे इग्नोर करोगी? विवान ने उसकी नाक से हल्के से अपनी नाक टच कर दी। विवान के इस स्टेप से मिष्टी का दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसकी आवाज उन दोनों को भी सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनों के साथ विवान के दिल की धड़कनें ताल मिला रही थी। वो भी उसी लय में शोर कर रही थी। ठीक है, मिष्टी ने जल्दी से होश में आते हुए गहरी सांस लेकर कहा। फिर उसने विवान से दूर होने की कोशिश की। आज के बाद मुझे इग्नोर मत करना, किटिन, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। विवान ने हल्के से मिष्टी का फेस अपने हाथ में पकड़ उसके सिर पर किस कर दिया, जिसके एहसास से दोनों की आंखें कुछ पल के लिए सुकून से बंद हो गई। सब लोग लंच के लिए फार्म हाउस के ओपन एरिया डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विवान मिष्टी के ठीक सामने बैठा हुआ था और उसने अपनी नजरें मिष्टी के ऊपर से हटाई नहीं थी। मिष्टी को भी विवान की नजरों का अंदाजा था, लेकिन उसने उस तरफ नहीं देखा। कुछ देर पहले के इंसिडेंट की वजह से उसके मन में उथल पथाल हो रही थी। आखिर में उसने कुछ डिसाइड कर लिया। आज फार्म हाउस में फैमिली टाइम की वजह से उन्होंने सर्वेंट को वहां से अब भेज दिया था। सब खुद ही सर्व कर रहे थे, जबकि हमेशा की तरफ मिष्टी को आदर्श और आदित्य सर्व कर रहे थे, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में बैठी थी। मिष्टी, तुम्हें भी अब धीमे धीमे लड़कियों वाले तौर तरीके सीख लेने चाहिए। आखिर अब तुम्हारी भी शादी की एज हो रही है, तो ससुराल में ये सब आना चाहिए। वहां ये घुड़सवारी काम नहीं आएगी। हमारी सोना को ही देख लो, तुमसे छोटी है फिर भी सब आता है, खाना बनाना भी आता है, और तुम खुद का खाना तक खुद से नहीं ले पाती। माया जी उनकी सुबह हुए इंसल्ट भूली नहीं थी, इसलिए सबके सामने मिष्टी को नीचा दिखाने की सोची। चाची, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रिंसेस की जिससे शादी होगी वो इतना केपेबल तो होगा कि मेरी प्रिंसेस को क्वीन की तरह रखे, नहीं तो मैं अपनी प्रिंसेस की शादी उससे करूंगा ही नहीं। आदित्य ने, जिसे माया जी की बात सुन गुस्सा आया था, लेकिन विवान की तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल पास कर दी, जैसे कह रहा हो, मैंने अभी जो कहा है वो याद रखना। आदि बेटा, बात पैसे की नहीं है। बड़े भाई साहब के पास भी पैसा है, फिर भी बड़ी दीदी कभी कभी खाना बनाती है और आप सबको सर्व करती है।
यहाँ तक कि अविनाश भाई साहब और हर्षद भाई साहब के पास भी पैसा है, लेकिन फिर भी आरती दीदी और निशा दीदी सब करती है। आदित्य की बात सुनकर माया जी की अंदर की भड़ास और बढ़ गई थी। और फिर वैसे भी कब तक वो ऐसे हमारी कंपनी ने सिर्फ टाइम पास करने जाया करेगी। शादी के बाद तो वो अविसा ग्रुप में नहीं आएगी तो उसे घर पर ही रहना होगा ना। वैसे अमायरा को भी देखो, वो भी ऑफिस जाती है फिर भी घर पर हाथ बटाती है। क्यों निशा दीदी? वैसे तो माया जी को अमायरा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मिष्टी को नीचा दिखाने के लिए वो थोड़ा सा उसका अच्छा बोल ही सकती है। अविसा ग्रुप पर मिष्टी का भी उतना ही हक है जितना मेरा। तो शादी हो या नहीं, लेकिन मिष्टी। आदित्य अभी बोल ही रहा था कि मिष्टी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। ये कहने की बात है बेटा, जब उसकी और तुम्हारी शादी होगी तो सब बदल जाएगा। वैसे भी उसके होने ना होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माया जी ने उसे रुकते देख तुरंत बोला। कहीं ना कहीं रोशनी जी को भी माया जी की बात सही लग रही थी, इसीलिए उन्होंने सात्विक जी को इशारे से रोक लिया कि इस बारे में घर जाकर बात करेंगे। चाची आपने बिल्कुल कहा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी से कंपनी की अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दूं। मिष्टी ने आदित्य का हाथ छोड़ते हुए माया जी की तरफ देखा। बिल्कुल ठीक सोचा है बेटा, तुम्हें अब से घर का सब काम सीखना चाहिए। माया जी ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। पहले वो सिर्फ मिष्टी की इंसल्ट करना चाहती थी, लेकिन अगर मिष्टी सच में अपनी पोजीशन छोड़ती है तो उनका ही फायदा होगा। वो किसी भी तरह अपनी सांस की मदद से ये पोजीशन शालीन जी को दिलवा देगी। यही सोचकर उनकी आवाज मद सी मीठी हो गई थी। बिल्कुल नहीं प्रिंसेस, तुम्हें घर का काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है। सात्विक जी अपनी बेटी को घर का काम करते हुए सोच भी नहीं सकते थे। आखिर उन्होंने अपनी बेटी को इतने नाजों से पाला है। डैड, आपको किसने कहा मैं घर का काम करने के लिए कंपनी छोड़ रही हूँ? मिष्टी ने अपने डैड की तरफ देखा। तो फिर कंपनी छोड़ने की क्या जरूरत है? आदित्य ने इम्पैशंट होते हुए पूछा। वो भी अपनी डैड की तरह ही अपनी बहन को कोई काम करते इमेजिन नहीं कर सकता। भैयू, मुझे आपको कुछ बताना था। वो एक्चुअली मेरा खुद का फैशन हाउस। मिष्टी अभी बता ही रही होती है कि माया जी बीच में टोक देती है। अब तुम नया फैशन हाउस खोलना चाहती हो। माना हमारे पास पैसा है, लेकिन उसके लिए घर में सब मेहनत करते हैं। तुम उन पैसों को ऐसे बेफिजूल शौक के लिए उड़ाना नहीं चाहिए। प्रिंसेस जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि सब कुछ उसका ही है, तो किसी को उसे बताने की जरूरत नहीं है वो क्या करे और क्या नहीं। आदित्य ने मिष्टी का हाथ पकड़ते हुए, प्रिंसेस, अगर तुम्हें अपना फैशन हाउस खोलना है तो खोल सकती हो। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भैयू, मुझे कोई नया फैशन हाउस नहीं खोलना है। मेरा ऑलरेडी अपना फैशन हाउस है। मिष्टी ने बड़ी सी स्माइल के साथ आदित्य की तरफ देखा। उसका ये भैयू उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो लगा तुम किसी को नहीं बताने वाली, फिर अचानक कैसे बता दिया? सात्विक जी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा। बाकी सब जो मिष्टी की बात से शौक हो गए थे, वो सात्विक जी की बात से होश में आए। आदित्य ने एक नजर अपने डेट को देखा जो उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दे रहा थे। देखा, आखिर मेरी बेटी के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा पता है। प्रिंसेस, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आदित्य अपने डेट की उस स्माइल से सच में चिढ़ गया था। भैयू, आप यहाँ नहीं थे, इसीलिए आपके आने के बाद मैं सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मिष्टी ने अपने भैयू को समझाते हुए कहा। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन प्रिंसेस आपके फैशन हाउस का नाम क्या है? आदर्श, जो अब तक भारद्वाज परिवार के घर के मैटर में नहीं बोल रहा था, उसने अपने प्रिंसेस के इतने बड़े सीक्रेट पर रिएक्ट किया। इन तीनों परिवार की इतने लंबे टाइम रिश्ता टिकने का ये भी एक रीजन था। वैसे तो ये तीनों परिवार एकजुट रहते थे, लेकिन जब किसी भी एक परिवार का अंदरूनी मामला हो तो बाकी दोनों परिवार के सदस्य जब तक जरूरत ना हो बीच में नहीं बोलते थे, जिससे रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती थी। शिवानी का फैशन हाउस। मिष्टी ने अपनी उंगलियों को आपस में उलझा लिया। वो थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। सब उसके फैशन हाउस को लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे? सब ये सुनकर दंग होकर मिष्टी की तरफ देखने लगे, सिर्फ दो लोगों को छोड़कर, जिसमें से एक सात्विक जी थे। शिवानी का फैशन हाउस? वो तो कंट्री के लीडिंग फैशन हाउस में से एक है ना? निशित ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मिष्टी ने वैसे हे हाँ में सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता था हमारी प्रिंसेस इतनी बड़ी बिजनेस वुमन होगी। आदर्श ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जिससे मिष्टी की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों पहले मैं और विभू शिवानी का फैशन हाउस के स्टोर में गए थे। एंड वी रियली लाइक क्लोथ्स इन दैट स्टोर। इस बार आदित्य ने जवाब दिया।
मिष्टी के फेस पर अब एक बहुत बड़ी स्माइल थी, क्योंकि एक के बाद एक सब उसकी तारीफ कर रहे थे और अपनी फैमिली की आंखों में खुद के लिए प्राउड देख उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। डैड, मैं अविसा ग्रुप से रिजाइन करके फैशन हाउस पर पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। मिष्टी ने ये भले ही सात्विक जी की तरफ देखकर कहा था, लेकिन उसकी चोर नजरों से विवान को देख रही थी, क्योंकि उसने अभी तक कुछ रिएक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ विवान ने इसलिए अब तक रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना मिष्टी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकती थी। हाँ, शिवानी का फैशन हाउस उसकी किटेन का है, ये जानकर वो भी चौंक गया था, लेकिन उसने फेस पर शो नहीं होने दिया था। बिल्कुल बेचारी हमारी बच्ची दो दो कंपनियां संभालते हुए थक जाती होंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए अविसा ग्रुप की तुम्हारी पोजीशन में संभाल लूंगा। शालीन जी तो इसी मौके की तलाश में थे कि कब वो किसी ऊंची पोजीशन हासिल कर पाए, नहीं तो एक मामूली मैनेजर की पोजीशन उन्हें अपनी इंसल्ट लगती थी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, किटेन अविसा ग्रुप नहीं छोड़ेगी, विवान ने खाने खाते हुए स्पष्ट तरीके से कहा। लेकिन बेटा, शालीन जी ने उसे समझाने कुछ कहना चाहा, लेकिन विवान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और मिष्टी को अपनी बात कहना जारी रखा। तुम्हारा इंपोरियल प्लाजा वाला प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है और कल मीटिंग में तुम्हें इसके डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। तो अभी तुम्हारे पास कंपनी कर सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट है। अगर तुम्हें वर्कलोड ज्यादा लग रहा है तो हम तुम्हारे लिए 2 असिस्टेंट प्रोवाइड करवा देंगे। विवान की बात का साफ मतलब था कि मिष्टी अविसा ग्रुप नहीं छोड़ सकती और उसने बहेज की गुंजाइश भी बाकी नहीं रखी थी। मिष्टी का दिमाग ब्लास्ट हो गया था। पहले उसने सोचा था विवान से दूर रहेगी तो आहना को किडनैप करने का कोई रीजन ही नहीं होगा, लेकिन विवान की आज की हरकत से उसे इतना तो पता चल गया था कि विवान को इग्नोर नहीं कर सकती। तो उसने सोचा अविसा ग्रुप छोड़कर फैशन हाउस पर ध्यान देगी, जिससे उसके और आहना का मिलना हो ही नहीं। लेकिन लगता है नोवेल की लाइफ इतनी आसान भी नहीं होने वाली, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा, सोचकर उसने खाना शुरू कर दिया। अविसा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मिष्टी को आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, वो लगातार काम कर रही थी। आज सुबह की मीटिंग में कल विवान के बताए अनुसार उसे एक नया प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया गया था और उसे एक नई पर्सनल असिस्टेंट दे दी गई थी, जिसका नाम जिया था और वो आदित्य के सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का हिस्सा थी। मीटिंग के बाद मिष्टी ने उन सभी फैशन हाउस से कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर दिया जिन्हें फैशन शो के लिए फाइनल किया गया था। मिष्टी को इन सब में टाइम का पता ही नहीं चला और शाम हो गई थी। वो काफी थक गई थी और डायरेक्ट घर जाना चाहती थी, लेकिन तभी कुशल का कॉल आ गया। मिष्टी की कार जब एक 5 मंजिला बिल्डिंग के सामने रुकी तो शाम के 6 बज गए थे। ये बिल्डिंग पूरी की पूरी कांच की बनी थी और उस पर बहुत खूबसूरत तरीके से शिवानी का फैशन हाउस लिखा हुआ था। मिष्टी जब ऑफिस में अंदर गई तो वर्किंग होवर्स खत्म होने की वजह से सब एम्प्लॉई अपना सामान समेटने में लगा हुआ था। मिष्टी ने जब रिसेप्शन पर कुशल के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट इस टाइम किसी को आया देखकर मुंह बिगाड़ देती है। क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? उस रिसेप्शनिस्ट बिना किसी ग्रीटिंग के थोड़े रूड तरीके से पूछा। तुम बस उन्हें इन्फॉर्म करो मिष्टी भारद्वाज आई है। मिष्टी को उसकी रूडनेस देख थोड़ा गुस्सा आ गया कि कैसे कैसे बेकार लोग उसकी कंपनी में भरे हुए हैं। तुम जैसी यहाँ दिल्ली की कहीं आती है, अगर अपॉइंटमेंट है तो बताओ, नहीं तो निकलो यहाँ से और खुद से नहीं जाना तो मैं गार्ड्स को बुलाती हूँ। जब उस लड़की ने देखा कि मिष्टी उसे ऑर्डर दे रही है तो उस लड़की के ईगो को हर्ट हुआ। दरअसल वो लड़की कंपनी की एक डिजाइनर की बहन थी और उसे और उसकी बहन को लगता था कि उसकी बहन कुशल को अपने प्यार में गिरा देगी, फिर वो इस फैशन हाउस की लेडी बॉस बन जाएगी। मिष्टी उसकी बात सुनकर गुस्से में पॉकेट से फोन निकालती है और कुशल को कॉल लगा देती है। मुझे 5 मिनट में तुम रिसेप्शन पर चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐसे फेक कॉल करने से मैं डर जाऊंगी? उस लड़की ने टेढ़ी स्माइल की। सब लोग यहाँ आओ और इसे देखो, इसे लगता है ये हमारे बॉस को ऑर्डर दे सकती है। उस लड़की ने घर जा रहे एम्प्लॉई को डेस्क पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और सब लोग फ्री के एंटरटेनमेंट के लिए वहां खड़े होकर गॉसिप करने लगे थे। कुछ भी कहो यार, ये लड़की है खूबसूरत, तुझे क्या लगाता है सच में बॉस को जानती होगी? क्या पता, हो सकता है इस खूबसूरती से बॉस को रिझाना चाहती हो। मुझे भी लगता है कि ये कोई नई मॉडल होगी और शॉर्टकट लेना चाहती होगी। ऐसे सब अपने में कमेंट करने में बिजी थे, लेकिन मिष्टी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। चलो अब बहुत हो गया, खुद जा रही हो या गार्ड को बुलाऊं? इतना ज्यादा मेकअप करके खुद को मॉडल समझ रही है,
उस लड़की को कुछ लड़कों का मिष्टी की खूबसूरती की तारीफ करना पसंद नहीं आया, इसीलिए उसे मिष्टी की खूबसूरती से जलन होने लगी थी। वो लड़की अभी गार्ड्स को बुला ही रही थी कि उससे पहले कुशल जल्दबाजी में रिसेप्शन एरिया में आ जाता है। मिष्टी अपने बॉस को यहाँ आया देख सब थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाते हैं, और वो लड़की अपने बॉस को इस लड़की को पहचानता देख थोड़ा डर जाती है, लेकिन बॉस के पीछे खड़ी अपनी बहन को देखकर वो रिलैक्स हो जाती है। ये क्या बकवास एम्प्लॉई तुमने हायर किए हुए हैं? आई डोंट वॉन्ट टू सी देम। मिष्टी ने बड़े एटीट्यूड से सब पर एक नजर डालते हुए कुशल की तरफ देखा। तुम होती कौन हो किसी को फायर करने वाली? उस लड़की में अब अपनी बहन को देखकर काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। रीमा, ये क्या तमाशा है? उस लड़की की बहन जिसे मिष्टी पसंद नहीं आई थी क्योंकि वो खूबसूरत थी और उसके लिए कुशल खुद दौड़ा हुआ नीचे आया था, लेकिन वो अपनी बहन से ज्यादा होशियार थी, इसलिए उसे आइडिया था कि कुशल इस लड़की को जानता है, इसीलिए उसने अपनी बहन को रोक दिया। ये लड़की रीमा कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन किसी की सख्त आवाज ने उन्हें रोक दिया। इनफ इज इनफ, मुझे अपने ऑफिस में कोई तमाशा नहीं चाहिए। कुशल, इनका हिसाब क्लियर करके इन्हें दफा करो। नेक्स्ट टाइम बेहतर स्टाफ सेलेक्ट करना। मिष्टी अपनी बात कहते हुए सीधा लिफ्ट की तरफ चली गई। मिष्टी ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली थी जिन्होंने नॉवल में मिष्टी के साथ कुछ गलत किया हो। जी हाँ, नॉवेल में दिखाया गया था, इन दोनों बहनों की वजह से शिवानी का फैशन हाउस को काफी सफर करना पड़ा था। गाला इवेंट में मिष्टी ने जो क्लोथ्स प्रेजेंट सेट किए थे वो रिमा और उसकी डिजाइनर बहन हीना मिलकर हीना की डिजाइन की हुए बताते हैं और उससे बहुत हंगामा होता है। बाद में मिष्टी और कुशल सब संभाल लेते हैं, लेकिन फिर भी शिवानी का फैशन हाउस की रेप्यूटेशन काफी डाउन हो जाती है। जब कुशल सारा मामला हैंडल करके केबिन में आता है तो देखता है मिष्टी अभी सोफे पर बैठकर मॉडल की लिस्ट चेक कर रही थी। यार, तुमने रिमा को निकाला वो तो ठीक है, लेकिन हीना को निकालने की क्या जरूरत है? वो अपनी बहन जैसी नहीं है और वो काफी अच्छी डिजाइनर है। कुशल मिष्टी के पास वाले सोफे पर बैठ जाता है। मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं है, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मिष्टी के फेस पर एक स्मिर्क वाली स्माइल आ गई। वो बिना वजह अनरीजनेबल हो सकती, आखिर ये उसका फैशन हाउस है, और तो और वो विलेनेस है, तो कुछ तो विलेनेस जैसा करना बनता है। उसे कौन रोक सकता है? आखिर वो भारद्वाज फैमिली की प्रिंसेस है। और फिर कुछ सोचकर, और मैं चाहती हूँ तुम इस पूरे फ्लो पर हिडन कैमरा लगा दो, जिसके बारे में तुम्हारे और करण के अलावा किसी को पता ना हो, और मेक श्योर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट ना छूटे। कुशल, जो मिष्टी की पहली बात सुनकर चौंक गया था, वो उसकी आगे की बात सुनकर समझ गया कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है और अपनी इस फ्रेंड से पूछकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बताने से रही। वो अपने तरीके से पता लगा लेगा। ठीक है, कल तक हो जाएगा। मैंने सुना है समायरा मलिक ने कुछ फैशन हाउस जिसे अविसा ग्रुप ने फैशन शो के लिए इनवाइट नहीं किया, उनसे कांटेक्ट किया है, तो हमें अपने मॉडल की लिस्ट जल्द से जल्द अनाउंस करनी होगी। कुशल को अभी कुछ देर पहले ही इस बारे में पता चला था। वैसे भी फैशन शो की अनाउंसमेंट हो गई है और 9 बजे तक कंपनी फैशन हाउस की लिस्ट भी अनाउंस कर देगी। हम अभी मॉडल्स के बारे में रिवील नहीं करेंगे, पहले देखते हैं समायरा क्या करती है, उसके बाद अनाउंस करेंगे। और वैसे भी ऋष भारद्वाज का आना अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज होगी। मिष्टी ने लिस्ट टेबल पर रख दी और फिर वो दोनों आउटफिट पर डिस्कशन करने लगे। मिष्टी जब भारद्वाज मैंशन पहुंची तो रात के 10 बज गए थे, जिस वजह से लिविंग रूम में कोई नहीं था। वो डायरेक्ट अपने रूम में जाना चाहती थी, लेकिन सेकंड फ्लोर पर जाते ही उसे ऋष मिल गया। मिथु, इतनी लेट तक काम कर रही थी? ऋष ने फोन में टाइम देखते हुए पूछा। हाँ, फैशन शो की वजह से दोनों तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। मिष्टी कमरे में जा रही थी कि अचानक उसे याद आया कि उसे ऋष से फैशन शो के बारे में बात करनी है। अच्छा हुआ तू मुझे यही मिल गया, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। ऋष ने भौहें उठाते हुए देखा, जैसे पूछ रहा हो क्या हेल्प चाहिए, क्योंकि मिष्टी ने पहली बार उससे मदद मांगी थी। मैं चाहती हूँ कि तू इस फैशन शो में मेरे लिए रैंप वॉक करे। और इससे मुझे क्या फायदा होगा? ऋष के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तुझे क्या चाहिए? मिष्टी ने उसे घूरते हुए पूछा। टाइम आने पर एक बार जो मैं कहूंगा तू करेगी। ऋष के चेहरे पर भले ही स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में काफी सीरियसनेस थी। डन, कल कुशल तुम्हें कांटेक्ट करेगा। मिष्टी ने ज्यादा बहेज किए बगैर एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो जानती थी ऋष उससे कुछ गलत नहीं करवाएगा, और अपने रूम की तरफ जाने लगी। गुड नाइट महर्षि बाबा।
मिथु की बच्ची, तुझे तो बाद में देख लूंगा। एस यूजुअल महर्षि सुनते ही वो चिढ़ गया था, लेकिन फिर उसका चेहरा काफी सीरियस हो गया। वैसे तो वो मिष्टी के कहने से उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन तभी एक ब्लैक साया वहां आया। बॉस, उसने सुमेर को देवनगरी में छुपाया है, क्या मैं वहां जाकर उसके बारे में पता करूं? नहीं, कल मिथु और उसकी टीम को सुमेर के भागने के बारे में पता चल जाएगा। तुम मिथु की सिक्योरिटी बढ़ा दो। ऋष ने बिना उस ब्लैक साय की तरफ देखे कहा, जैसे उसे पता था वो कौन है। जी हाँ, ये ब्लैक साया वही है जो उस रात विवान के अलावा मिष्टी को फाइट करते हुए देख रहा था, और ये ऋष के लिए काम करता है। ऋष ने ही उसे मिष्टी की सुरक्षा के लिए कहा था। ठीक है बॉस, और वो साया पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। लोगों का रिश्ता जन्म से जुड़ता है, हमारा रिश्ता जन्म से पहले जुड़ा है। इस दुनिया में तुमसे 5 मिनट पहले आया था, तो हर खतरे से तुम्हारी रक्षा करूंगा। तारांकन ऋष ने एक नज़र मिष्टी के रूम की तरफ देखा और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। आज शनिवार हो गया था और रात को फैशन शो था, जिस वजह से पूरा एलिगेंट हेवन सजाया गया था। सभी गेस्ट 5 बजे से चेक इन करने वाले थे, जिस वजह से स्टाफ में अफरा तफरी मची हुई थी। मिष्टी, जिसे पिछले पूरे हफ्ते में सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिली थी, वो इस वक्त सभी फैशन हाउस के साथ फाइनल रिहर्सल करवा रही थी। तभी रिस वहां आ गया और उसे घूरने लगा। सभी फैशन हाउस के डिजाइनर, स्टाफ और मॉडल ने अर्ली मॉर्निंग चेक इन कर लिया था। रिस भी शिवानिका फैशन हाउस की टीम के साथ आया था। रिस मिष्टी को इसलिए घूर रहा था क्योंकि वो सुबह ब्रेकफास्ट किए बिना ही काम में बिजी जो गई थी। रिस को इस तरह घूरते देख वो खड़ी हुई और डाइनिंग एरिया में चली गई। उसने जैसे ही खाने का पहला निवाला लिया, उसे विवान की याद आई। उसने फोन चेक किया, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं था और उसका मूड ऑफ हो गया। पिछले हफ्ते की सभी यादें उसके आंखों के सामने रील की तरह घूमने लगती है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में ज्यादा काम की वजह से मिष्टी अपने खाने पीने का बिल्कुल ध्यान रखती थी, और आदित्य भी मंडे शाम को किसी बिजनेस के चलते अमेरिका गया था, जिस वजह से मिष्टी इन दिनों विवान के साथ ऑफिस जाती थी। विवान डेली लंच टाइम किसी ना किसी बहाने मिष्टी को अपने केबिन में बुला लेता था और उसके साथ ही लंच करता था। कभी कभी तो मिष्टी सुबह कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करती थी, तो रोशनी जी विवान को बता देती थी और वो जबरदस्ती उसे ब्रेकफास्ट करवाता था। फिर रात को लेट होने की वजह से वो लोग डिनर करके ही आते थे। विवान ने इन दिनों मिष्टी का काफी ध्यान रखा था। मिष्टी भी अब उससे नॉर्मली बिहेव करने लगी थी। जब विवान को 2 दिन पहले आदित्य का कॉल आया तो उसे अर्जेंटली अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद से विवान ने ना उसे कोई कॉल किया है और ना ही मैसेज, जिससे वो उससे काफी नाराज थी। मिष्टी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे विवान की आदत हो गई थी और वो इस वक्त उसे मिस कर रही थी। मिथु, किसके ख्यालों में खोई हो? क्रिस की अचानक आए आवाज से मिष्टी चौंक गई और ख्यालों से बाहर आ गई। किसी के नहीं। हाँ, किसी के भी तो नहीं, लेकिन तुम इस वक्त रिहर्सल छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मिष्टी को किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो वैसे बिहेव करते हुए रिस से ही सवाल पूछ लिया। हमारी रिहर्सल हो गई, चलो अब तुम मुझे पूरा होटल घुमावो। रिस को पता ही था वो किसके ख्यालों में खोई थी, लेकिन इस वक्त उसने इस बात को छोड़ दिया। अगर मैं तुम्हें होटल में घुमाने ले गई तो तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी का क्या होगा? और फिर रिधु कहाँ है? वो मुझे तुम्हारे साथ सुबह से नहीं दिखा। मिष्टी ने भौहें उठाते हुए पूछा। रिधु अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा है, और अगर किसी ने देख लिया तो देख लिया। रिस मिष्टी को खींचकर अपने साथ ले जाता है। मिष्टी और रिस घूमते हुए ट्री हाउस साइड आ जाते हैं। रिस एक ट्री हाउस पर चढ़ते हुए, पूरे होटल की यही सबसे बेस्ट प्लेस है। अगर भाई को पता चला कि तुम्हें उनका होटल पसंद नहीं आया तो पूरा दिन तुम्हें टॉर्चर करेंगे। रिधु जो काम खत्म करके मिष्टी और रिस को ढूंढते ढूंढते आ गया था। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा भाई जल्लाद है। रिस ने मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया। रिधु ने एक पल के लिए रिस को घूरा और फिर कहा, वो तो है, और वो दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंसने लगे। हंसते हुए अचानक उन दोनों को एहसास हुआ जैसे कोई उनको बुरी तरह घूर रहा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था मिथु। ये रिधु का बच्चा जोक का भी सीरियसली जवाब देता। मुझे लगता है उसके मन में डेफिनेटली ऐसा ही होगा। रिस बाबू ने एस यूजुअल अपना पल्ला झाड़ते हुए अब कुछ रिधु पर डाल दिया। रिस ने देखा कि मिष्टी ने अभी भी दोनों घूरना अभी भी कम नहीं हुआ, तो उसने बात को चेंज करने की कोशिश की। वैसे मिथु, विवान ब्रो कब आ रहे हैं?
लेकिन उसे क्या पता था, उसने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं पर कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया था। मुझे क्या पता, मैं उनकी असिस्टेंट थोड़ी हूँ जो वो मुझे अब बता देंगे। मतलब हद होती है, 2 दिन से गए हैं, लेकिन मजाल है एक भी कॉल या मैसेज कर दे। मिष्टी ने एक बार शिकायत करना शुरू किया तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और रिधु और रिस तो बस आंखें फाड़े उसे देख रहे थे। बस चुप, बिल्कुल चुप। मतलब हद है, जब हमने सिर्फ जल्लाद कहा तो ऐसे घूर रही जैसे जिंदा गाड़ दोगी, और अब खुद देखो कब से विहान ब्रो की बुराई की जा रही है। मैं जा रहा हूँ, रिस में फुलाते हुए चला गया। वो थोड़ा इमोशनल और पजेसिव हो रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मिष्टी के दिल में विहान के लिए फीलिंग डेवलप हो रही है, और अब उसे अपनी मिठू के टाइम को एक और इंसान के साथ शेयर करना पड़ेगा। रिस के इस तरह अचानक चिल्लाने से मिष्टी चुप हो गई थी, लेकिन उसके ऐसे जाने से आंखें छोटी करके घूरने लगती है, फिर जैसे ही रिधु की तरफ मुड़ती है। अरे हाँ रिस, मैं आ ही रहा हूँ। मिठू रिस बुला रहा है, लंच पर मिलते हैं। रिधु मिष्टी का विवान और रिस का गुस्सा इस पर फूटे इससे पहले ही पतली गली से निकलने में अपनी भलाई समझी। शाम हो चुकी थी। मिष्टी ने आज खुद की डिजाइन की हुई थी, जो ऑफ शोल्डर और डिप वी नेक डिजाइन में बनी हुई थी, और पैरों के पास से लंबा कट था। ड्रेस पूरी मोरपिच कलर की थी और उसके 3D1 का काम किया हुआ था, जिससे वो ड्रेस इवनिंग में भी काफी शाइन कर रही थी। मिष्टी उस ड्रेस में कहर ढा रही थी और ऊपर से आज उसने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। तीनों फैमिली दोपहर में ही आ गई थी, तो मिष्टी को इतना खूबसूरत दिखता देख सब लोग कुछ पल तक उसे देखते ही रह गए। फिर रोशनी जी ने मिष्टी को कान के पीछे काला टीका लगा दिया और मिष्टी के माना करने के बावजूद निशा जी ने होटल स्टाफ से नींबू मिर्ची मंगवाकर उसकी नजर उतारी। निशी, ये विवान और आदित्य टाइम पर आ तो जाएंगे ना? हर्षद जी को आदित्य और विवान नहीं दिखे तो उन्होंने निशीत की तरफ देखा, जो अभी अभी सारी अरेंजमेंट का फाइनल चेकिंग करके आ रहा था। हाँ डेड, वो आ जाएंगे। इनफैक्ट वो अभी शायद एयरपोर्ट पर लैंड भी कर चुके होंगे। निशीत ने आदर्श को कुछ डॉक्यूमेंट दिए, फिर मिष्टी की तरफ देखा। वाओ प्रिंसेस, आज तो सबका ध्यान शायद तुम पर ही रहेगा। सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? मिष्टी ने खुश होते हुए पूछा, क्योंकि अब उसे देखकर स्तब्ध रह गए थे। उसकी नजर उतारी लेकिन किसी ने अभी तक उसकी तारीफ नहीं की थी, तो निशीत के मुंह से अपनी तारीफ सुन वो बहुत खुश हो गई। बिल्कुल प्रिंसेस, वैसे तुमने सारे गेस्ट अरेंजमेंट देख लिए थे ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? निशीत ने कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ वो सब हो गया है। लेकिन निशी ब्रो, आप इस तरह आने वाले हो इवेंट में? मिष्टी ने निशीत के कपड़े और उसकी हालत की तरफ इशारा किया। अभी विवान और आदित्य की गैरहाजिरी में निशीत की जिम्मेदारी बनती थी कि सारी अरेंजमेंट सही से हो। इसी वजह से उसे सुबह से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली थी, वो बस अभी ही थोड़ा फ्री हुआ था। मैं वही करने जा रहा हूँ। आप अब लोग नीचे जाइए और गेस्ट का वेलकम कीजिए। मैं 10 मिनट में आता हूँ। निशीत जल्दी से अपने रूम की तरफ जाते हुए सबको नीचे भेज देता है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट से सारी लड़कियां, चाहे वो सिंगल हो, मिंगल हो या मैरिड हो, सबका ध्यान एग्जिट से बाहर आ रहे 3 हैंडसम लड़कों पर टिका हुआ था। वो तीनों एक से बढ़कर एक लग रहे थे। तीनों के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उनका ऑरा बेहद पावरफुल था। खासकर पहले 2 लड़कों का, तीसरे लड़के का ऑरा भी काफी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसकी आंखों में रही सॉफ्टनेस उसे थोड़ा नॉर्मल प्लस खास लुक दे रही थी। तीनों की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी, क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। पहले कहाँ जाना है? आदित्य ने विवान की तरफ देखा। डायरेक्ट होटल, आदित्य ने फोन में कुछ करते हुए जवाब दिया। आदि, लगता है विवान को आज होटल जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। उस तीसरे लड़के ने विवान की तरफ देखते हुए उसे टीच करते हुए कहा। हम पहले मॉल चलते हैं। मैंने पार्टी के लिए कोई सूट नहीं लिया है। आदित्य ने सोचा था वो 2 दिन में अमेरिका से वापस आ जाएगा, तो उसने इनॉग्रेशन के लिए कोई आउटफिट नहीं बनवाया था। मैंने पहले ही निशी से कहकर हम तीनों के लिए कपड़े अरेंज करवा दिए हैं, तो डायरेक्ट होटल चलो। विवान बिना बहेज का मौका दिए कार में जाकर बैठ गया। आदि, अब तो उसकी कीटन से मिलना ही होगा, जिसने हमारे हिटलर जैसे दोस्त को दीवाना बना दिया है। उस लड़के के चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे उसके हाथों कोई खजाना लगा हो, क्योंकि उस लड़के ने पिछले 2 दिन में विवान को बेताबी देखी थी। सैंडी, अगर वहां जाकर तूने कोई प्रैंक खेला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आदि ने सैंडी को वार्न करते हुए कहा, क्योंकि उसे उसका खुराफाती दिमाग अच्छे से पता था और वो नहीं चाहता था कि अब कोई गलती उसकी प्रिंसेस और विवान के बीच खड़ी हो।
एलिगेंट होटल की एंट्रेंस पर मीडिया की भीड़ सुबह से लगी हुई थी, क्योंकि ये इवेंट अविसा ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था और कंट्री की 3 लीडिंग फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी, और उनके कनेक्शन की वजह से सभी बड़ी कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन और सीईओ अपनी फैमिली के साथ ये इवेंट अटेंड करने वाले थे। फैशन शो के इतने हाइप का में रीजन था, इस इवेंट में पहली बार रिस भारद्वाज शामिल होने वाला था। आज तक रिस कभी किसी इवेंट या अवार्ड शो में नहीं गया। एक्टिंग वो अपने इंटरेस्ट की वजह से करता था और उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट बनाने की या किसी को खुश करने की जरूरत नहीं थी। आरआर एंटरटेनमेंट उसकी और रिधु की खुद की कंपनी थी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राज करती थी। रिस की झलक मीडिया और फैंस को मूवी शूटिंग और प्रमोशन के दौरान ही देखने मिलती थी। बाकी किसी को नहीं पता था कि वो कौन है और कहाँ रहता है। मीडिया को भी सिर्फ उसका नाम ही पता था, जिस वजह अभी होटल एंट्रेंस पर मीडिया के साथ साथ फैंस का भी जमावड़ा लगा हुआ था। सात्विक जी, अविनाश जी, हर्षद जी और आदर्श फैशन शो में आए हुए बिजनेसमैन को अटेंड करने में बिजी थे। रोशनी जी और निशा जी उनकी हाई क्लास फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, जबकि आरती जी, संध्या जी और उनकी फ्रेंड्स वाले ग्रुप में बैठे थे, जिसमें एक ग्रुप की लेडीज काफी एलिगेंट थी, जबकि दूसरे ग्रुप की अचानक अमीर हुए और शो ऑफ करने वाली, जिस वजह से वो अलग अलग शक्ल में बैठे थे। मिष्टी इस वक्त बैक स्टेज फैशन डिजाइनर से बात कर रही थी। सभी डिजाइनर के मॉडल्स आना शुरू हो गए थे। दरअसल वैसे तो सभी मॉडल्स अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, लेकिन मीडिया और फैंस को फोटोज देने के लिए वो लोग फ्रंट गेट से इंटर होने वाले थे, क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स सेलिब्रिटी थे। मिष्टी जब गेस्ट एरिया में आए तो ज्यादातर सबकी नजरें उस पर जम गई, क्योंकि वो यहाँ खड़ी सभी लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। बहुत सारे लड़के मिष्टी से बात करना चाहते थे, लेकिन उसका ऑरा देख सब उससे अप्रोच करने से थोड़ा हिचकिचा रहे थे। मिष्टी जाकर सात्विक जी और अविनाश जी को ज्वाइन कर लिया। बिजनेस वर्ल्ड में होने की वजह से वो ज्यादातर सभी को जानती थी, और बहुत सारे बिजनेसमैन जो सात्विक जी को पर्सनली जानते थे उन्हें मिष्टी के बारे में पता था, और कुछ बिजनेसमैन उसे अवीसा ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ग्रीट कर रहे थे। प्रिंसेस, इवेंट स्टार्ट होने में कितना टाइम है? अविनाश जी ने घड़ी में टाइम देखते हुए पूछा। अंकल, बस निशी ब्रो आ जाए तो इवेंट के स्टार्ट की अनाउंसमेंट कर देंगे। मिष्टी कब से बार बार एंट्रेंस की तरफ देखती है। उसने फिर एक बार एंट्रेंस की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों वो उसका वेट कर रही है। तभी एंट्रेंस पर शोर की आवाज सुनाई देती है, जिससे सब क्यूरियस होकर गेट की तरफ देखते हैं, तो वहां से कंट्री का मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार रिस भारद्वाज की एंट्री होती है, जिससे हॉल में रही लड़कियां तो लड़कियां, आंटियां भी उसे ताड़ने लगती है। रिस ने इस वक्त रॉयल ब्लू कलर का मिष्टी का डिजाइन किया हुआ टोक्सिडो पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत अच्छा लग रहा था। रिस सीधा रिधु के पास चला जाता है। उसे यहाँ किसी से जान पहचान बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। रिधु को ज्यादा लाइमलाइट पसंद नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा मीडिया के सामने आना पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने फैमिली के मेंबर से अलग बैक गेट से अंदर आ गया था। आई थिंक ये मधुमक्खियां तुझे चिपके उसे पहले तुझे बैक स्टेज चले जाना चाहिए। रिधु ने अपने हाथ के रहे जूस के ग्लास का एक सीप लेते हुए आसपास देखा। लेकिन मुझे मिठू से मिलना था, उसे दिखाना था कि ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर। रिस ने भी आसपास खुद को भूखे भेड़ियों की तरह घूर रही लड़कियों और आंटियों पर एक नजर फेरी। वो बाद में पूछ लेना, मिठू वैसे भी अभी बहुत बिजी होगी। मेरे आने के बाद से वो एक भी बार नहीं दिखी। आंटी और बाकी लेडीज वहां बैठे हैं, लेकिन मिठू वहां नहीं थी। शायद वो बैक स्टेज हो और हमें वहीं मिल जाए। रिधु रिस को लेकर बैक स्टेज की तरफ चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो लोग उन लड़कियों का शिकार बने। वाइस प्रेसिडेंट भारद्वाज, शो का टाइम हो गया है। अभय ने जब देखा कि अब शो शुरू करने का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, लेकिन विवान और आदित्य के अभी भी आसार नहीं दिख रहे थे, और अब निशीथ भी गायब था, तो वो मिष्टी के पास आया। हम बस 5 मिनट में शो शुरू करेंगे। सभी डिजाइनर को इन्फॉर्म कर दीजिए। मिष्टी की आवाज में थोड़ी निराशा थी, लेकिन फिर भी शो तो शुरू करना ही था, तो उसने अभय को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर बैक स्टेज भेज दिया और खुद स्टेज की तरफ चली गई। मिष्टी ने अपने डैड और बाकी सबको एक्सक्यूज करके स्टेज की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी बाहर से बहुत शोरगुल की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी की एंट्री हो रही थी। हॉल में रहे सभी का ध्यान एंट्रेंस की तरफ चला गया, जहां से एक से बढ़कर एक 3 बेहद हैंडसम लड़के चलकर अंदर आ रहे थे और उनका ऑरा बेहद पावरफुल लग रहा था। उन तीनों लड़कों को देखकर वहां रहे सभी की आंखों में चमक आ गई।
बिजनेसमैन की इसलिए कि वो उनसे बात कर पाएंगे, और लड़कियों की वो शायद उन्हें इम्प्रेस कर पाए। उन तीनों को देखकर मिष्टी की आंखें चमक गई। तीनों में से दो लड़कों की आंखों में मिष्टी को देखकर हल्की सॉफ्टनेस आ गई और वो तीनों उसकी तरफ आने लगे। प्रिंसेस, तुमने ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं लिया ना? अगर कोई कमी रह भी गई होगी तो कोई बात नहीं। आदित्य के लिए उसकी प्रिंसेस अभी भी छोटी ही थी और उसे इतना बड़ा इवेंट अकेले हैंडल करना पड़ा। हाँ, वो तीनों लड़के आदित्य, विवान और निशीथ थे। विवान, आदित्य और सैंडी होटल के बैक गेट से इंटर हुए थे, जहां मीडिया नहीं थी, और निशीथ उन तीनों के कपड़े लेकर उन्हें अपने रूम में लेकर गया था। वहां से चेंज करके आदित्य, विवान और निशीथ पहले इंटर होने वाला था और सैंडी बाद में आने वाला था। विवान तो जब से इंटर हुआ, उसकी आंखों ने सबसे पहले मिष्टी को ढूंढा था, और जब मिष्टी उसे दिख गई तो उसे इस तरह की ड्रेस में देखकर उसकी हॉट ने एक बिट मिस कर दी थी। वो लोग जब तक मिष्टी के पास पहुंचे तब तक उसने एक भी बार अपनी पलकें नहीं झपकाई थी और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मिष्टी पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था वहां खड़े और किसी से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। नहीं भैयू, लेकिन आपको आने में बहुत लेट कर दिया। मिष्टी ने एक नज़र विवान को देखने के बाद आदित्य से शिकायत करने लगी। उसने विवान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। क्या विवान को उसके प्यार का एहसास होगा? क्या होटल इनॉग्रेशन अच्छे से खत्म हो जाएगा? क्या विवान मिष्टी को माना पाएगा? टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।